मेनू दिखाओ। उपन्यास को पूरा ऑनलाइन पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 1.C1 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डोंट डू सिटी के मियामी एक्स में 70 वर्ग मीटर से अधिक के एक खंड फुटे घर में शीशेदार दीवारें और केदार पेंट से जीर्णता का पता चलता है। ये सिर्फ दीवार पर ध्वस्त शब्द था, लेकिन तुरंत इस घटिया घर को अच्छा बना दिया, जिससे राहगीर इसे प्यास से देखने लगा। घर के दरवाजे पर 10 से अधिक हटे कट्टे लोगों ने उसे घेर लिया। समय समय पर उनके मुख से गारलियां संतुष्ट रहती हैं। धिक्कार है, इस स्थान फिफत पर अभी भी मुझे 500,000 युवा ड्राइवर हैं। ये निश्चित है कि उसके लिए इस तरह का मरना शुरू हो गया है, लेकिन मुझे पैसे कब मिलेंगे? ये सही है, हम सभी पड़ोसी हैं। तुम भी एक समझदार बच्चा हो। हर किसी को पैसे कमाने के लिए ये तत्काल से जरूरी है। बेटे द्वारा पिता का कर्ज चुकाने के सिद्धांत के बारे में अंकल को बकसाउन करने की कोई बर्बादी नहीं है ना? हम भी आप पर इतना जोर नहीं चाहते, लेकिन हम सब एक ही परिवार से हैं। पैसा कमाना आसान नहीं है ना? अरे, बकवास करना बंद करो। अगर आपने आज भुगतान नहीं किया तो मैं संपत्ति जब्त कर लूंगा। कुछ लोगों ने उन्हें अच्छे से बुलाया तो कुछ ने कहीं कहीं घटिया बातें की। उनका एक ही लक्ष्य था। वे सभी पैसे चाहते थे। गुस्से में आदमी दहाड़ने लगा। हालांकि केवल 4 दीवारें वाला घर बनाने के बाद उन्होंने दुर्भाग्य से कहा, अरे, इतनी सस्ती जगह है, मुझे डर है कि भी आ जाओगे तो उद्देश्य मर जाओगे। तुम्हारे पिता के लिए इस तरह मरना निश्चित रूप से आसान है, लेकिन उन्होंने सभी श्रमिकों और दोस्तों के साथ काम किया है। वह क्लासिक बहुत दुष्ट है। इससे हर कोई भावुक हो गया। वे दुर्भाग्यशाली भावनाओं के साथ सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सके। जहां उन्होंने घेर लिया वह एक सुंदर युवती थी। वह सीबेब की ओर से देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसका दिल टूट गया था। चाचाओं और प्रशिक्षक, मेरी बात सुनो, ठीक है? तांग जेन ने सभी की ओर देखा। ये देखकर कि वे सब उसकी ओर देख रहे थे, उसने आवाज दी और कहा, मैं भी स्टूडियो को जानता हूँ। आखिरकार, मैं जानता हूँ कि पैसा कमाना कितना कठिन है। केवल वसीयत वाला पैसा बेकर ही आप तुरंत से बचा सकते हैं। संगति कुछ सुसंगत हो गई थी, इसलिए उसे इसमें संगीत का कोई उपाय नहीं था। इस घर की कीमत बहुत अधिक थी, लेकिन विध्वंस में कुछ वर्षों की देरी हो गई थी। ये जल्द ही कभी भी नहीं किया जा सका। अब इसे ईसा मसीह का सौदा कहा गया। इसके अलावा उसके लिए यह भालू भी असंभव था। हालांकि हर चीज का हमेशा एक ही समाधान होता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस बारे में कैसा है? मैं महीने भर में 5,000 रुपये वापस लौटा दूंगा। जहां तक बात है कि मैं पहले किसका पैसा लौटाऊंगा, कृपया आप ही इस पर चर्चा कर लें। हालांकि यह पैसा ज्यादा नहीं है, फिर भी मुझे खाना और पीना है। मैं एक और सेंट नहीं हटाया जा सका। लेकिन मैं ये पहला शोरूम हूँ। भविष्य में तुम मेरे घर में परेशानी नहीं खड़ी कर सकते। अगर आपने मुझे एक कोने में एक ट्रेन दी तो मैं चला जाऊंगा। उस समय देखते हैं किसे कष्ट होता है। तांग जेन ने दृढ़ भाव के साथ इन लोगों को डिजाइन से देखा। समाधान पहले ही सुझाया जा चुका था। वे इसे स्वीकार करना चाहते हैं या नहीं, ये गैर परक्राम्य था। यदि वे वास्तव में नहीं थे, तो वे उस व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं जिसने वास्तव में अपना पैसा उधार लिया था। हर कोई तांग जेन की कार्यप्रणाली से सहमत नहीं था। वे तुरंत पीले चेहरे के साथ दहाड़ने लगे। उन्होंने अपनी बहनें और बिस्तर ऊपर चढ़ा ली। ऐसी लग रही थी जैसे वे बिस्तर पर जाना चाहते हों। उनकी यादें उड़ गईं। बकवास बंद करो, घर मुझे करना चाहिए। प्रक्रियाएं तुरंत पूरी करवाएं। अरे, वह स्टेशन घर क्यों जाएगा? मैं भी यही चाहता हूँ। उस पर आपका कितना कर्ज है? क्या आप जानते हैं कि वह मेरे दोस्त हैं? क्या कंधे को कोई शर्म नहीं है? जिसमें धन की चाह थी, वे फिर जीतने में लग गए। अल्पविराम। एक भारी सुबह के, तांग जेन ने बाद में इन कर्ज लेने वाले लोगों को भेज दिया, जिसमें कुछ लोग भी शामिल थे जो घर को तोड़ने पर जोर दे रहे थे। कर्ज वसूलने वालों के पास कोई विकल्प नहीं था। अगर उन्होंने वास्तव में तांग जेन को डरा दिया, तो वे सब कुछ खो देंगे। तांग जेन लायक किसी व्यक्ति के साथ, वे कम से कम हर कुछ महीने में कुछ हजार युवा एकत्र कर सकते थे। सभी के चले जाने के बाद, तांग जेन ने जमीन पर सीताबर का कचरा साफ किया। फिर, उसने खाली कमरा देखा और भरा हुआ है। उनके युवा चेहरे पर एक कड़वी अभिव्यक्ति उभरी हुई थी। तांग जेन एक अनाथ थी। जब वह बहुत छोटा था तो उन्हें भगवान ने ले लिया था। जिस व्यक्ति ने उसे गोद लिया था वह उसके पिता का भाई था। उन्हें गोद लेने के दूसरे वर्ष, इस परिवार में एक बेटी हुई, और तांग जेन की एक बहन भी थी। दुर्भाग्य से, अच्छे दिन लंबे समय तक नहीं टिके। उनकी दत्तक माँ की अचानक मृत्यु हो गई, और उनके दत्तक पिता सारा दिन और रात शराब पीने में डूबे रहे और घर नहीं गए। दूसरे पक्ष को जुए की बुरी आदत भी बताई गई। उनके पिता बेशर्म और नौकरानी ने केवल उनके बारे में ही सोचा था। अपने दत्तक पुत्र के प्रति उनकी भावनाएं भड़क उठी। वर्ष तक घर न लौटने पर उनके लिए सामान्य बात थी। भाई बहन एक दूसरे पर भरोसा करते थे और प्यार प्यासे बड़े हो गए। उनके दिन बहुत कड़वे थे। जैसा कि कहा जाता है, किसी का स्वभाव कठिन होता है। जब वह छोटी थी तब उसके दत्तक पिता ने भी खुद को रोक लिया था, लेकिन अब वह और अधिक स्वतंत्र रूप से रह रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आखिरकार, माता पिता बनने के बाद भी कोई गुण नहीं बनेगा।
दुनिया में कुछ लोग सिर्फ खुद को ही नजरअंदाज कर सकते हैं। 1 साल पहले उनके दत्तक पिता एक बड़ी नेक ठग ली और एक वेद महिला के साथ जीवन जीने के लिए चले गए थे। खबर सुनने के बाद जो वहां पहुंचा, उन्होंने स्वाभाविक रूप से तानजेन पर लॉक लगाया। वे हर दिन अपने घर की दुकान पर बैठे थे। हर बार जाने से पहले वे दिन का ज्यादातर समय उसे कोसने में बिताते थे। तानजेन अपने पालक पिता से घृणा करती थी। कभी कभी वह क्लासिक मूव पर जाना चाहती थी। उसके हाथ और पैर थे और वह कहीं और जीवित रह गया था। लेकिन जब भी ऐसा होता है तो वह अपनी बहन के बारे में सोचती है और अंततः इस योजना को छोड़ देती है। जिस दिन वे दोनों एक दूसरे पर भरोसा कर रहे थे, उसके दिल में सबसे अज्ञात यादें थीं। वह असल में अपनी बहन को अपने परिवार की तरह मानते थे। कभी कभी तानजेन विशेष रूप से खुद से नफरत करती थी। वह इतना उपयोगी क्यों था? वह अपनी बहन के लिए बेहतर मोन्टेंट क्यों नहीं बन सका? उन्होंने उस दृश्य की कल्पना करने की कहानी नहीं देखी जब लेनदार की बहन को कोई नहीं मिला तो वह परेशान हो रहे थे। इन लाभों से तानजेन ने थकान को सहन किया और शहर के अंधेरे में थकान से जीवित रहा। अंत में ये सब उसके दिल में दृढ़ संकल्प से आया। वह अपनी जेब से अपना सेल फोन देखने के लिए काफी समय से तैयार है। इतना समय बर्बाद होने और थोड़ा कमजोर महसूस होने के बाद शायद आज उसे अपना स्टॉल नहीं मिला। तानजेन ने फोन को पीछे की ओर झुका दिया और हाथ हिलाने के लिए मोइन बेबी बैग के नीचे झुका दिया। थैलेवाल के बाद उसने अंडे के आकार का एक वजन मनका आउट किया और उसके बजाय उसके हाथ से। इस बात की कुछ पृष्ठभूमि थी। यह उसके दत्तक पिता ने एक कब्र का टुकड़ा खरीदा था। कहा गया कि यह पुरातन काल की वस्तु है। एक पंथ के पक्षी एक के साथ झुंड में आते थे। उनके दत्तक पिता ने जिन लोगों से मित्रता की थी उनमें से ज्यादातर खूबसूरत लोग थे। पिछले कुछ वर्षों में प्राचीन वस्तुएं लोकप्रिय रही हैं। कुछ बार टेलीविजन देखने के बाद उनके दत्तक पिता ने भी रातों रात अमीर बनने का इरादा किया और अपने शराब पीने वाले दोस्त से ये कुछ चीजें सीखी। नोवेल बिन्स इस अध्याय को प्रस्तुत करने वाला पहला मंच था। ऐसा कहा गया है कि यह किसी अज्ञात युग के प्राचीन मकबरे से आया है। उस वक्त 3 फिल्में खोद कर निकली। वहां एक खंजर और मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा भी लग रहा था और दूसरी चीज तानजेन के हाथ में थी। तानजेन के दत्तक पिता घमंडी थे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मनका एक बहुमूल्य खजाना था और इसकी कीमत 10,000 युआन थी। अंत में जब उसका आकलन करने के लिए कोई मिलान किया गया तो पता चला कि इसकी कोई कीमत नहीं थी। कुछ दिनों तक उदास रहने के बाद तानजेन के दत्तक पिता ने इस कांच की गेंद को नीचे फेंक दिया। बाद में तानजेन ने इसका उपयोग तब किया जब वह सफाई कर रही थी। अपने हाथ में कांच की गेंद को कई बार छेड़ने और अपने सेल फोन के साथ मांस पर रखने के बाद तानजेन दो का भोजन तैयार करने के लिए उठाओ। उनके बाएं हाथ में इंस्टेंट एलिमेंट का एक कटोरा और बाएं हाथ में आचार्य वाली प्लेट का आधा बैग था। भोजन करते समय तानजेन ने एक उपन्यास पढ़ा। अपना दोपहर का खाना खत्म होने के बाद तानजेन ने अपना सेल फोन स्टोव पर रखा और रसोई की ओर चला गया। जैसे ही वह मुचा, एक गहरी रोशनी कांच मनके से सामने और सेल फोन के चारों ओर लहराया। गायब होने से पहले ये कुछ सेकंड तक चला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क करें टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास को पूरा ऑनलाइन पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 2.C2 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लाश के साथ एक अपरिचित दुनिया। डिंग लिंग लिंग। अचानक एक जल्दबाजी वाला सेल फोन बजा। तानजेन ने इसे उठाया और देखा। यह एक ऐसा दोस्त था जिससे उसने लंबे समय से संपर्क नहीं किया था। तानजेन आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने फिर भी उत्तर बटन दबाया। और एम्प 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 एट तारांकन प्रतिशत। ये रिसीवर से आने वाले उसके लंबे समय से खोए हुए दोस्त की आवाज नहीं थी, बल्कि एक अजीब स्वर वाली भाषा थी। यह अज्ञात था कि यह कौन सी भाषा थी, लेकिन इसने तानजेन को पूरे 1 मिनट तक अचंभित होकर इसे सुनने पर मजबूर कर दिया और ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा ने उसके शरीर को छोड़ दिया हो। अंत में उन्होंने सेल फोन पर भी कहा, हाँ। ये शब्द कहने के बाद सेल फोन सफेद रोशनी के साथ फट गया। तानजेन सीधे बेहोश हो गई और सफेद रोशनी में लिपट गई। सफेद रोशनी खत्म होने के बाद वह पहले ही बिना किसी निशान के कमरे से गायब हो चुका था। अल्पविराम। टपक टप। तानजेन के होश में आने के बाद उसने पहली बार एक शांत कमरे में पानी टपकने जैसी आवाज सुनी। फिर उसने अपना काला स्मार्टफोन देखा जो धूल में गिर गया था। इस समय उसे पहले ही याद आ गया था कि यही वह कारण था जिसके कारण वह बेहोश हुआ था। चारों ओर देखने पर तानजेन ये जानकर हैरान रह गया कि वह घर पर नहीं था। इसके बजाय वह कूड़े से भरे खंडहर में पड़ा हुआ था। घबराहट में वह जमीन से उठने के लिए संघर्ष करने लगा। ये पुष्टि करने के बाद कि उसके कपड़े बड़ी मात्रा में कीचड़ से सने होने के अलावा उसे कोई चोट नहीं आई है, उसने सेल फोन उठाया। हालांकि जैसे ही उसने सेल फोन अपने हाथ में पकड़ा, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगता है कि सेल फोन बहुत भारी हो गया है। तानजेन को यह महसूस होने के बाद उसने तुरंत जांच करने के लिए सेल फोन को अपनी आंखों के पास लाया। धीमी रोशनी में उसने पुष्टि की कि यह उसका सेल फोन है, लेकिन खोल की बनावट किसी अज्ञात धातु जैसी हो गई थी। हल्के से दबाने पर सेल फोन की स्क्रीन जल उठी, लेकिन परिचित इंटरफेस गायब हो गया।
इसके स्थान पर पृष्ठभूमि के रूप में पुर्गेटरी के साथ एक खून बह रहा कंकाल था। इसकी गहरी आंखों से रोंगटे खड़े कर देने वाली आभा निकल रही थी, मानो ये तांग जेन को घूर रही हो और उपहास कर रही हो। टैंग जेन ने अपनी पिछली मुलाकात और उस माहौल को याद किया जिसमें वह अब था और अपने दिल में ठंडक महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। उसने जल्दी से अपना सेल फोन पलटा। वह ये जानकर हैरान रह गया कि पूरे सेल फोन में कोई संपर्क नहीं बचा था। इसके नीचे व्यक्तिगत जानकारी विवरण वाला एक आइकन था और एप्लीकेशन स्टोर का आइकन भी था। अंतिम आइकन एक भंवर का आइकन था और उसके नीचे टेलीपोर्टेशन विवरण था। इस आइकन को देखने के बाद तांग जेन का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने एक विचारशील अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने पहले कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सेल फोन से एक अधिसूचना से पता चला कि उसने अभी तक अपने फोन बिल का भुगतान नहीं किया है। सदाकों की तरह लगने वाली उस अजीब महिला की आवाज ने तांग जेन को जल्द से जल्द सोने के सिक्के लेने की याद दिला दी। सोने के सिक्के, कब से उन्हें अपने फोन को टॉप अप करने के लिए सोने के सिक्कों का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ी? क्या संचार कंपनी और अधिक घोटाला कर सकती है? हालांकि टैंग जेन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। फोन रखने के बाद उसने अपना सिर हिलाया, मानो वह उस नाराजगी भरे स्वर को अपने दिमाग से निकाल देना चाहता हो। फिर उसने व्यक्तिगत जानकारी आइकन खोला। तांग जेन, पुरुष, 23, स्तर 0, अनुभव अंक 0/10, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, स्वास्थ्य अंक 100, खाता शेष 0, सोने के सिक्के। टैंग जेन ने इस जानकारी को भौहें चढ़ाकर पढ़ने के बाद चुपचाप एप्लीकेशन स्टोर का आइकन खोला। एप्लीकेशन आइकनों की एक चमकदार श्रृंखला ने स्क्रीन को भर दिया। युद्ध, जीवन और मनोरंजन सहित कुछ श्रेणियां थीं। विभिन्न अनुप्रयोगों में से कुछ अनुप्रयोगों की अनुशंसा की गई थी और नौसिखिया अनुशंसा शब्द लेबल किए गए थे। लक रूलेट, एक छोटे से दांव से बड़ा पुरस्कार अर्जित करें, असीम रूप से रोमांचक है। मुख्य पुरस्कार भाग्य अंक है। विशेष पुरस्कार बेतरतीब ढंग से तैयार किए जाते हैं और डाउनलोड मूल्य 0, सोने के सिक्के हैं। फ्लैशलाइट, रोशन कर सकती है। डाउनलोड मूल्य 100, सोने के सिक्के। शुरुआती स्तर का नक्शा 100 मीटर के दायरे में इलाके और राक्षसों को प्रदर्शित कर सकता है। डाउनलोड कीमत 1000, सोने के सिक्के है। प्रक्षेपण, स्क्रीन छवि को आपके सामने प्रक्षेपित कर सकता है। आप चेतना के माध्यम से भी सेल फोन को नियंत्रित कर सकते हैं। 500, सोने के सिक्के। शुरुआती स्तर का राक्षस डिटेक्टर, राक्षस की जानकारी मालिक से 3 स्तर से अधिक ऊपर नहीं प्रदर्शित कर सकता है। डाउनलोड कीमत 1000, सोने के सिक्के है। लघु भंडारण स्थान, सेल फोन में 1 घन मीटर की भंडारण मात्रा के साथ एक आयामी स्थान खोल सकता है। वस्तुओं को स्टोर करने के लिए मोड़ा जा सकता है। कुल मात्रा 1 घन मीटर से अधिक नहीं हो सकती। डाउनलोड कीमत 10,000, सोने के सिक्के है। शुरुआती स्तर का खजाना डिटेक्टर, ये 100 मीटर के दायरे में मूल्यवान वस्तुओं का पता लगा सकता है। डाउनलोड कीमत 100,000, सोने के सिक्के है। अल्पविराम, तांग जेन ने कुछ देर तक इसे देखा और संदेह के साथ एप्लीकेशन स्टोर से बाहर निकल गया। हालांकि वह एक ऐप डाउनलोड करना चाहता था और उसे आजमाना चाहता था, लेकिन सोने के सिक्के अपर्याप्त हैं कि बार-बार आने वाली सूचनाओं ने उसे इस विचार को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी बहुत ही अजीब चीज का सामना करना पड़ा हो। तांग जेन ने आह भरी और जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसने अपने परिवेश को आकार देना शुरू कर दिया। ये स्थान किसी परित्यक्त कारखाने जैसा लग रहा था। ये जीर्ण शीर्ण लग रहा था और उपयोग की जा सकने वाली लगभग हर चीज को तोड़ दिया गया था। तांग जेन ने चारों ओर खोजा और बाहर देखने के लिए बाहर निकलने वाला था। उसने अचानक मानव कदमों की आवाज सुनी। वह चुपचाप गलियारे की ओर कुछ कदम बढ़ा और एक महिला को देखा। धीमी रोशनी में वह नहीं बता सका कि यह महिला कितनी उम्र की थी, लेकिन उसकी त्वचा बहुत खुरदरी और बूढ़ी लग रही थी। महिला एक फटा हुआ कंबल ओढ़े हुए झुकी हुई थी और नंगे पैर घूम रही थी। उसकी चाल धीमी और कमजोर थी। वह एक लकड़ी की छड़ी पर झुक गई और कूड़े में कुछ ढूंढती हुई लग रही थी। जैसे ही उसने उसे पलटा, महिला को ऐसा लगा जैसे उसने कोई खोज कर ली हो। उसने थोड़े आश्चर्यचकित भाव से खाने का थैला उठाया। जैसे ही वह करीब से देखने ही वाली थी, अचानक एक अंधेरे कोने से 3 मानव आकार की परछाइयां बाहर निकल आईं। 3 काली परछाइयों ने अपने नुकीले दांत दिखाए और अपने पंजे लहराए। उनकी पतली, मुरझाई हुई बेल जैसी हथेलियां तुरंत महिला पर आ गिरी। महिला की चीख निकल गई और उसके चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए। उसने सख्त संघर्ष किया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मानव आकार की छाया में से एक ने पहले ही महिला की गर्दन को काट लिया था और जोर से खींच लिया था। पफ, यहाँ तक कि उसकी त्वचा, मांस और गला भी खींच लिया गया। खून बिखर गया और महिला ने तुरंत अपनी आंखें घुमा ली और जमीन पर गिर पड़ी। इस समय तांग जेन ने पहले से ही मानव आकार की काली छाया की उपस्थिति देखी थी, लेकिन उसने जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं की। वह ये देखकर हैरान रह गया कि इस महिला को सड़े हुए मांस से ढके 3 इंसान फाड़कर निगल रहे थे। इस समय वह पहले से ही खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी और उसके लिए उसे बचाना पहले से ही असंभव था। सड़े हुए मांस से ढका हुआ और मानव मांस खाता हुआ इस प्रकार का मानव पौराणिक ज़ॉम्बी जैसा प्रतीत होता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, महिला को लाशों ने फाड़ दिया था और उसकी आंतें दूर तक खींच गई थी।
अपने दिल में उल्टी करने की इच्छा को दबाते हुए तानजेन चुपचाप गलियारे से पीछे हट गया। साथ ही उन्होंने गहरी सांस लेने और शांत होने की पूरी कोशिश की। उसकी सांसें स्थिर होने के बाद वह एक पल के लिए चुपचाप बैठ गया और अपनी आंखें चौड़ी करके खुद को बचाने के लिए एक हथियार खोजने की कोशिश करने लगा। हालांकि कचरे के अलावा इस परित्यक्त कारखाने में कोई उपयुक्त हथियार नहीं दिख रहा था। तानजेन काफी देर तक लड़खड़ाता रहा और फिर उसे केवल आधा मीटर लंबा जंग लगातार मिला। तानजेन जानता था कि वह यहाँ नहीं रह सकता। उसे भागने का मौका ढूंढना पड़ा, अन्यथा देर सवेर वह लाशों और भूख से मारा जाएगा। वह सांस रोककर कोने में बैठ गया। तानजेन को लगा कि समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा है। उसके दिल में डर धीरे धीरे चींटी की तरह उसे काटने लगा, लेकिन उसे मजबूरन अपना धैर्य बनाए रखना पड़ा। काफी देर के बाद जब गलियारे में कोई आवाज नहीं आई तो तानजेन ने उस जगह की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया जहां महिला पर हमला किया गया था। ज़ोंबी पहले ही गायब हो चुका था। जमीन खून के धब्बों और बिखरी हड्डियों से पटी हुई थी। तानजेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के पैर की 2 हड्डियां और एक पसली उठाए और छिपने की अपनी मूल स्थिति में लौट आया। यदि वह जीवित रहना चाहता है तो उसके पास एक हथियार होना चाहिए। वह इसे नंगे हाथ नहीं कर सकता था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ग्रीनहाउस में पला बड़ा था, बल्कि वह व्यक्ति था जो गरीब वातावरण में बड़ा हुआ था। उनके व्यक्तित्व में दृढ़ निश्चय और क्रूरता की झलक थी। उसने एक छेद वाली जगह ढूंढी और पैर की हड्डी का एक हिस्सा, जिसे उसने पकड़ रखा था, डाला। तानजेन ने कुछ बार लात मारी और पैर की हड्डी तुरंत खुल गई और 2 तेज हड्डियों में बदल गई। सीमेंट की जमीन पर थोड़ी पॉलिश करने के बाद ये 2 बहुत अच्छे हाथापाई हथियार बन गए। वह बस यह नहीं जानता था कि यह धारदार हथियार लाशों के खिलाफ उपयोगी था या नहीं। टैप टैप टैप। इसी समय खाली पड़ी फैक्ट्री में जमीन पर घिसटते कदमों की आवाज आई, जो बेहद अजीब लग रही थी। तानजेन को तुरंत अपनी खोपड़ी में झुनझुनी महसूस हुई और वह बिना किसी हिचकिचाहट के दूर गलियारे की ओर देखने लगा। मानव मांस से भरे बड़े पेट वाले 3 लाशें वापस आई और तानजेन पर हमला करते हुए दहाड़ रही थी। इस समय तानजेन के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने 3 लाशों का सामना करने के लिए अपने दांत पीस लिए और अपने पीले पैर की हड्डियों को लहराया। एक बदबू ने उसे मारा, लेकिन तानजेन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। अपने फुर्तीले शरीर के लाभ से उसने अपने पहले हमले में एक ज़ोंबी को जमीन पर गिरा दिया। दरार, पैर की एक हड्डी टूट गई और उसका केवल आधा हिस्सा ही उसके हाथ में बचा था। हालांकि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पैर की हड्डी के बचे हुए आधे हिस्से को दूसरे ज़ोंबी की आंख की सॉकेट में ठोक दिया। ज़ोंबी को दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन जड़ता ने उसे दूर धकेल दिया। फिर चमत्कारिक ढंग से वह अपने आप ही फिसल गया। तानजेन ने मन ही मन सोचा कि वह भाग्यशाली है। इस समय तीसरे ज़ोंबी के तेज पंजे पहले से ही तानजेन के कंधे पर थे और उसका बदबूदार मुंह तानजेन की गर्दन पर बुरी तरह चुभ गया। जमर, इस समय तानजेन पूरी तरह से बाहर चला गया था। उसने ज़ोंबी की सूखी बांह पकड़ ली और एक बड़ी छलांग लगाई और ज़ोंबी को बाहर फेंक दिया। फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकल गया। अज्ञात समय तक दौड़ने के बाद तानजेन को अंततः बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। बाहर निकलने के बाद उसने एक विशाल जंगल देखा। पीछे से एक ज़ोंबी की हल्की सी दहाड़ आई। तानजेन ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की और दौड़ना जारी रखा। हालांकि जैसे ही वह दौड़ा, उसे अपने कंधे पर सुन्न करने वाली खुजली महसूस हुई, साथ में दर्द भी महसूस हुआ। लानत है, क्या मुझे किसी ज़ोंबी ने खरोंच दिया था? क्या मैं फिल्मों की तरह ज़ोंबी बनने जा रहा हूँ? तानजेन रास्ते में चिंतित था और उसके कदम भारी और भारी हो गए। जब उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली हो गई तो उसे स्पष्ट रूप से एक शिविर दिखाई दिया। आसपास बहुत सारे लोग जमा होते दिख रहे थे। जब उन्होंने उसे भागते हुए देखा तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। प्लॉप, तानजेन की दृष्टि धुंधली हो गई और वह जमीन पर बेहोश हो गया। इससे पहले कि वह होश खोता, उसे ऐसा लगा जैसे उसने हंसी की लहर सुनी हो। कोई बुदबुदा रहा था, एक और बदकिस्मत इंसान। उसे अनदेखा करो, मुझे लगता है कि वह शायद भूख से बेहोश हो गया है। L1 लगून ने नवंबर यूरो एलन पर इस अध्याय का पहला प्रकाशन देखा। मुझे देखने दो, वह घायल लग रहा है। उसे किसी राक्षस द्वारा नोचना चाहिए था। ये तो बस एक छोटी सी बात है। फिर मैं पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क करें टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास को पूरा ऑनलाइन पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 3.C3 एड्स बाय पब फ्यूचर। घुमक्कड़, इमारतें, भूत। जल्दी करो और उठो, दोस्त। जा रहे थे, यह महसूस करते हुए कि कोई उसके कंधे को थपथपा रहा है और जोर से बोल रहा है। तानजेन अचानक अपनी अचेतन अवस्था से जाग गया। फिर उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं और उसने जल्दी से अपनी आंखें खोल दी। इस समय बेहोश होने से पहले भी वह सतर्क अवस्था में था। उसने अपने हाथ में नुकीले हड्डी के स्पर को अपनी छाती के सामने मजबूती से पकड़ रखा था। एक बार जब उसे कुछ गलत नजर आता तो वह बिना किसी हिचकिचाहट की नुकीली हड्डी पर वार कर देता। हालांकि जब उसने अपने सामने स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा तो उसने धीरे से अपनी छाती के सामने की नुकीली हड्डी को पीछे कर लिया और अपने सामने वाले व्यक्ति को सावधानी से देखा। वह मैले कुचले कपड़ों में एक युवक था।
उसका नाजुक अंडाकार चेहरा था और वह हानिरहित दिखता था। वह उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वह युवक लगभग 1.75 मीटर लंबा था और उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास थी। हालांकि उसका चेहरा सांवला था और उसके बाल सूखे और अस्त व्यस्त थे, उसकी आंखें बहुत चमकीली और चमकीली थीं। तान जेन ने देखा कि उसके कपड़े बहुत फटे हुए थे और उनमें छेद थे। ये चीज जिसे बहुत पहले ही कूड़े में फेंक देना चाहिए था, अब उस युवक के ऊपर लपेट दी गई थी। वह ऐसे कपड़े पहनने वाले अकेले व्यक्ति नहीं थे। आसपास के लोगों के कपड़े भी एक जैसे थे, जिससे लोगों को यह एहसास हो रहा था कि वे किसी शरणार्थी शिविर में आ गए हैं। कपड़ों का स्टाइल भी बहुत अजीब था। दृश्य प्रभाव बहुत तीव्र था, जिससे उसे स्पष्ट रूप से यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह अतीत के पुराने समाज में लौट आया है। हालांकि जब उसने उन राक्षसों के बारे में सोचा जिनका उसने पहले सामना किया था, तो उसे ये भी पता था कि भले ही वह अतीत में नहीं लौटा, लेकिन वह निश्चित रूप से अब अपनी मूल दुनिया में नहीं है। ये स्थान वास्तव में कौन सा था? तान जेन को अचंभित होकर अपनी ओर देखते हुए देखकर युवक ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ देर तक अपनी जेब में खोजा। उसने गंदगी और घास से ढके मोटे अनाज के उबले हुए बन का एक छोटा सा आधा हिस्सा निकाला और तान जेन को सौंप दिया। क्या आप भूखे हैं? जल्दी खाओ। क्या आप चाहते हैं कि मैं ये चीज खाऊं? तान जेन हैरान लग रही थी। उसने युवक के हाथ में आधे खाए हुए उबले हुए बन को देखा और अनुमान लगाया कि यह युवक की जेब में कम से कम 3 दिनों से रखा हुआ था, जिसके कारण ये थोड़ा सूख गया था और विकृत हो गया था। तान जेन वास्तव में इस प्रकार का भोजन निगल नहीं सका। इसके अलावा स्थिति अज्ञात थी। सावधानी के कारण वह केवल युवक के अच्छे इरादों को अस्वीकार कर सकता था। युवक ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए कहा, यदि आप कुछ नहीं खाते हैं तो आप मूर्ख हैं। उसने सावधानी से पके हुए जूड़े को वापस फटी हुई जेब में रख दिया। देखने में ये बहुत कीमती था। तान जेन ने उसकी जेब को छुआ। उसका सेल फोन अभी भी वही था। तान जेन को तुरंत बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। उसने अपना कंधा हिलाया। इसमें अभी भी थोड़ा दर्द था, लेकिन इसे साफ करके लगा दिया गया था। फिर उसने उसे कपड़े से लपेट दिया। दूसरे पक्ष ने अपनी प्रश्नवाचक दृष्टि युवक की ओर घुमाते हुए सिर हिलाया और मुस्कुराया। आपको एक राक्षस ने खरोंच दिया था और जल्द से जल्द इलाज किया जाना था, इसलिए जब आप बेहोश थी तो मैंने उस पर पट्टी बांधने में आपकी मदद की। ओह, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। तान जेन आभारी दिखे और उन्हें धन्यवाद देने के लिए सिर हिलाया। भले ही दूसरे पक्ष का उपचार प्रभावी था या नहीं, ये कम से कम कुछ न करने से तो बेहतर था। वह उठा और इधर उधर देखने लगा। इस बार तान जेन ने बहुत ध्यान से देखा। उसे एहसास हुआ कि वह उसी साधारण शिविर में था जिसे उसने बेहोश होने से पहले देखा था। आसपास विभिन्न सामग्रियों से बने 10 से अधिक घटिया तंबू थे। तंबू के चारों ओर बहुत से लोग घूम रहे थे। उन्होंने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे और सामने वाले युवक की तरह पीले दिख रहे थे। आग के पास तान जेन ने 2 मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं को उबले हुए पानी के टूटे हुए बर्तन में मुट्ठी भर जंगली सब्जियां फेंकते देखा, जिन्हें अभी अभी तोड़ा गया था और धोया भी नहीं गया था। फिर उन्होंने टूटी हुई सूखी रोटी के 2 टुकड़े रखे। डंडे से हिलाने के बाद खाने का बर्तन पूरा हो गया। तान जेन, जिसने पूरी प्रक्रिया देखी थी, ने अपने होठों को थोड़ा मोड़ लिया। सच कहूं तो तान जेन की राय में कुत्ते का खाना भी इससे कहीं अधिक स्वादिष्ट था। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत से लोग भोजन को लेकर झगड़ रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। महिला ने ढक्कन हटाने के बाद सभी को चिल्लाकर आने और खाना खाने के लिए बुलाया। फिर कई लोगों ने विभिन्न कंटेनरों से उसे घेर लिया। महिला ने सभी को एक चम्मच सूप दिया। फिर जिन लोगों को भोजन मिला वे किनारे की ओर भागे और धीरे धीरे उसे पीने लगे। उन्होंने बहुत मीठा खाया, मानो यह कोई सर्वोच्च व्यंजन हो। उन्होंने कटोरे के निचले हिस्से को भी चाटकर साफ कर दिया, इस बात की परवाह किए बिना कि रेत थी या नहीं। ये दृश्य देखकर तान जेन बहुत सदमे में थी। वे इतने दुखी क्यों दिखते थे? क्या वे सचमुच शरणार्थी थे? लेकिन ध्यान से देखने पर वे शरणार्थी नहीं लग रहे थे। फिर इन लोगों की ऐसी हालत क्यों हुई? भिखारियों की तरह कपड़े पहने भीड़ में अलग अलग त्वचा के रंग के 10 से अधिक विदेशी थे। इससे तान जेन की उलझन भी बढ़ गई। जल्दी करो और खाओ, नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जब तान जेन अचंभे में था, तो जिस युवक ने उबले हुए बन को थमाया था उसने तान जेन को याद दिलाया और तेजी से भाग गया। उसने टूटे हुए थैले से एक तामचीनी जार निकाला और जार के तल पर तैरती महीन रेत के साथ जंगली सब्जियों के सूप का एक हिस्सा निकाला। उसने इसे मजे से पी लिया। तान जेन ने देखा कि इनेमल जार पर कुछ शब्द लिखे हुए लग रहे थे। ध्यान से देखने पर शब्द थे, लोगों की सेवा करो। अरे, क्या हो रहा था? तुम लोग कौन हो? तान जेन अंततः सूप पी रहे युवक से पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। हम कौन हैं? हम स्वाभाविक रूप से कुछ लोग हैं जिन्होंने जंगली इमारत का पता लगाने के लिए टीम बनाई है। क्या पूछने की जरूरत है? युवक ने सूप को बड़े बड़े कौरों में पिया और तान जेन के सवाल के प्रति थोड़ा उदासीन था। अपने दिल में संदेह को दबाते हुए तान जेन ने अपनी वर्तमान स्थिति को समझने से पहले परोक्ष रूप से कुछ समय मांगा। ये बड़ी अजीब दुनिया थी। कोई देश या शासन नहीं थे। हर जगह विभिन्न जातियों के टिड्डी जैसे घुमंतू लोग थे, साथ ही विभिन्न आकार की इमारतें भी थीं। भटकने वाले तान जेन के सामने के लोग थे।
इस संसार में 50% घुमक्कड़ मनुष्य थे और शेष 50% विभिन्न विदेशी नस्लों के बताए गए थे। घुमक्कड़ों का कोई निश्चित निवास नहीं होता था और वे इधर उधर भटकते रहते थे। उनका लक्ष्य केवल जीवित रहना था। कुछ दिन पहले से ये घुमक्कड़ उसके सामने दो दो, तीन तीन की संख्या में इकट्ठे हुए थे। उन्होंने खबर सुनी थी और एक जंगली इमारत का पता लगाने की तैयारी कर रहे थे जो अभी अभी सामने आई थी। टैन जेन कल शाम इस भीड़ के सामने आए थे, लेकिन वह उस समय सीधे बेहोश हो गए। सभी ने उसे एक पथिक के रूप में माना जो जंगल की खोज में भाग लेने की तैयारी कर रहा था, इसलिए किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। जंगली इमारतें इस दुनिया में सबसे जादुई अस्तित्वों में से एक थी। तथाकथित जंगली इमारत एक मालिकहीन इमारत थी जो अंतहीन जंगल में अचानक प्रकट हो जाती थी। अंदर कई उपयोगी संसाधन थे, लेकिन ये खतरों से भी भरा था। जब भी कोई जंगली इमारत दिखाई देती थी तो वह घुमक्कड़ों के लिए एक बड़ा अवसर होता था। जंगली इमारतों की बात करते हुए ये कहना पड़ा कि इस दुनिया में शक्तिशाली गुटों की प्रतिनिधि इमारतें थीं। इस दुनिया में पथिक चरविहीन बत्तखों की तरह इस अंतहीन जंगल में भटक रहे थे। वे जंगली सब्जियां चुनते, जंगली जानवरों का शिकार करते, जंगली इमारतों का पता लगाते और राक्षसों का एक साथ विरोध करते, इस उम्मीद में कि वे एक दिन एक निश्चित इमारत में शामिल हो सकते हैं और सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इस दुनिया में घुमक्कड़ों की कोई कमी नहीं थी। वे जंगली घास के समान थे, जो एक के बाद एक आते जा रहे थे। कई लोगों को जीवन से मृत्यु तक किसी इमारत में प्रवेश करने का कोई मौका नहीं मिला। यदि इस संसार में मनुष्यों को स्तरों में विभाजित किया जाए, तो इन इमारतों के निवासी संभवतः उच्चतम स्तर के अस्तित्व वाले थे। भवन निर्माण एक सामान्य शब्द था। यह एक आधिकारिक सभा स्थल का प्रतिनिधित्व करता था जिसने इस दुनिया के कानूनों की मान्यता प्राप्त कर ली थी। ये जादुई शक्ति वाला स्थान भी था। एड्स बाय पब फ्यूचर। युवक के अनुसार, जब तक किसी को आधारशिला नामक वस्तु प्राप्त होती है, तब तक कोई भी हवा से इमारत बना सकता है। भवन की स्थापना के बाद, जब तक निवासी भवन नहीं छोड़ते, उन पर पथिकों जैसे विभिन्न राक्षसों द्वारा हमला नहीं किया जाएगा। प्रारंभ में इमारत की ऊंचाई 4 मंजिल से अधिक नहीं होगी और क्षेत्रफल केवल लगभग 2000 वर्ग मीटर था और अंदर एक आधारशिला मंच होगा। ऐसा कहा जाता था कि किसी इमारत के स्वामी और निवासी आधारशिला के मंच पर देवताओं को बलि चढ़ाने के लिए राक्षस के मस्तिष्क के मनके का उपयोग कर सकते थे। इस तरह उन्हें जादुई शक्ति और वस्तुएं प्राप्त करने का मौका मिला। यदि अतिरिक्त आधारशिलाएं होती, तो वे इमारत का उन्नयन भी कर सकते थे। जितनी अधिक बार यह समतल होगा, इमारत उतनी ही ऊंची और बड़ी होगी और इसमें उतनी ही अधिक जादुई क्षमताएं होंगी। युवक ने कहा कि उसने एक बार एक बहुत शक्तिशाली इमारत देखी थी। इसमें 5 संरचनाएं शामिल थी जो एक साथ निर्मित 100 मंजिल से अधिक ऊंची थी। वे ऊंची दीवारों से घिरे हुए थे और कई निवासी अंदर रहते थे। जब राक्षसों ने इमारत पर हमला किया, तो वास्तव में हवा से एक पारदर्शी ढाल प्रकट हो गई और राक्षसों के उत्पीड़न से बचने के लिए इमारत को अंदर से बंद कर दिया गया। हालांकि सभी इमारतें मनुष्यों द्वारा स्थापित नहीं की गई थीं। इमारतों का एक बड़ा भाग विदेशी जातियों द्वारा स्थापित किया गया था। वे कभी भी मनुष्यों को आसानी से अंदर रहने के लिए स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और उन्होंने मनुष्यों द्वारा स्थापित इमारतों पर भी हमला किया और उन्हें जब्त कर लिया। युवक ने जो जानकारी बताई, उसमें आधी से ज्यादा अफवाहें थीं। इसे आधा सच कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी तान जेन स्तब्ध रह गया। जैसे ही युवक ने इसका वर्णन किया, उसके हृदय में बड़ी लहरें उठी। ये वास्तव में एक गंदी दुनिया थी, लेकिन ये बेहद जादुई भी थी। वह यहाँ क्यों था? शायद यह उस कांच की गेंद की वजह से है। तान जेन ने अपने दिल में स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया, लेकिन वह निश्चित नहीं हो सका। 1 घंटे बाद सभी ने खाना समाप्त कर लिया। फिर किसी ने तंबू हटाना शुरू कर दिया। उन्होंने अजीब हथियार निकाले और धीरे धीरे उगते सूरज की दिशा में चल दिए। इस समय तान जेन को पहले से ही पता था कि जिस युवक ने उसकी चोटों पर पट्टी बांधने और उसे सूखा भोजन भेजने में मदद की थी, उसका नाम कियान लांग था। इस समय कियान लॉन्ग के हाथ में एक नुकीली लोहे की छड़ भी थी। उन्होंने गंभीर भाव के साथ टीम का अनुसरण किया और आसपास की घास को सावधानी से देखा। ये देखकर कि हर कोई ऐसा लग रहा था जैसे वे एक बड़े दुश्मन का सामना कर रहे हों, तान जेन घबराए बिना नहीं रह सके। अपनी बैक पर हड्डी की स्पर को छूने के बाद उसने लापरवाही से एक पत्थर उठाया और उसे कसकर पकड़ लिया। टीम ज्यादा दूर नहीं चली थी कि अचानक घास से धीमी आवाज आई। आवाज अजीब और मनहूस थी। जिन पथिकों ने दहाड़ सुनी, वे पहले कुछ सेकंड के लिए घबरा गए। फिर उन्होंने अपने हथियारों को ध्वनि की दिशा में निशाना बनाया। उनमें से कुछ ने तीखे तीर भी छोड़े। पूरी प्रक्रिया में केवल कुछ सेकंड लगे, जिसमें पथिकों के युद्ध कौशल का प्रदर्शन हुआ। घनी जंगली घास बुरी तरह से अलग हो गई थी, क्योंकि लगभग 1 मीटर लंबे और छोटे पानी के घड़े के आकार के 10 से अधिक हरी चमड़ी वाले मानवाकार राक्षस अजीब चीखों के साथ पथिकों पर झपट पड़े थे। वे गंदे और बदसूरत दिखते थे, जैसे मल के गड्ढे से कीड़े निकल रहे हों। राक्षस के परिचित बदसूरत आकार को देखकर तान जेन को क्षण भर के लिए एक हास्यास्पद भ्रम हुआ कि वह खेल की दुनिया में स्थानांतरित हो गया है, क्योंकि इस राक्षस की शक्ल कई खेलों के राक्षसों से काफी मिलती जुलती थी। भूतों जैसे दिखने वाले राक्षसों के इस समूह में एक अत्यंत अजीब शक्ल वाला राक्षस भी था।
उसके सिर में एक कच्चा तीर भी धंसा हुआ था। इससे दर्द और उत्तेजना से मिश्रित एक अजीब सी चीख निकली। उसी समय उसने काटने के निशानों से ढका हुआ एक बड़ा हड्डी का गदा लहराया। ये हरी चमड़ी वाला भूत है, सब लोग मिलकर आक्रमण करो। घुमकड़ों के नेता ने चिल्लाकर मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया। घुमकड़ों ने भी आक्रमण किया। एक पल के लिए विभिन्न हथियार कम ऊंचाई पर इधर उधर उड़ गए, जिससे ये छोटे और मोटे राक्षस बार बार चिल्लाने लगे। हालांकि ये राक्षस भी क्रूर थे और जबरदस्ती पथिकों के हमलों का मुकाबला कर रहे थे। इस अध्याय की प्रारंभिक रिलीज N0 साइट पर हुई। उनकी लाल आंखें लालच से भरी हुई थीं, मानो ये घुमक्कड़ स्वादिष्ट भोजन हो और वे शिकारी हों। भोजन के प्रलोभन में इन राक्षसों पर कई हमले हुए, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। हालांकि भटकने वालों की संख्या की तुलना में भूत राक्षसों की संख्या लाभप्रद नहीं थी। लड़ाई शुरू होने के कुछ ही समय बाद भूत राक्षस अंततः पथिकों के घने हमलों का विरोध नहीं कर सके। उन्होंने दुखी चीख के साथ लाशों को छोड़ दिया और घास में रेंगने लगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क करें टॉस साइट में, दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 4.C4 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ब्रेन बीट। जंगली इमारत। लड़ाई समाप्त होने के बाद तान जेन, जो बगल से देख रहा था, स्तब्ध रह गया। इस तरह के बड़े पैमाने पर जीवन और मृत्यु की लड़ाई में वास्तव में बेहद मजबूत संवेदी उत्तेजना होती थी, जिससे किसी के शरीर में खून अनजाने में उबलने लगता था। जब तान जेन अचंभे में थी, कियान लॉन्ग धीरे धीरे आगे बढ़ी। पफट, भूत जैसे राक्षस मूर्ख होते हैं। जब तक वे घुमकड़ों को देखते हैं, वे लोगों की संख्या की परवाह किए बिना अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ते रहेंगे। यदि वे जीत जाते हैं तो वे मानव शव खाते हैं। यदि वे हार जाते हैं तो वे भाग जाते हैं। उसके बाद वे ये सब दोबारा करते हैं। वे अपना सबक ही नहीं सीखते। कियान लांग ने जोर से शाप दिया। वह एक भूतिया शव के पास गया और उसने फेंकी हुई लोहे की छड़ को बाहर निकाला। उसने इनमें से एक लाश को मार डाला था, इसलिए उसे इस लाश पर युद्ध की लूट का सौदा करने का अधिकार था। तान जेन ने उसे रसोई का टूटा हुआ चाकू निकालते और भूत की गंदी लाश को बड़े करीने से पलटते देखा। उसने चाकू की नोक को भूत की भौहों के बीच उठाया और खून से सना हुआ एक सफेद क्रिस्टल बाहर लुढ़क गया। टैंग जेन को हैरान भाव से अपनी ओर देखते हुए देखकर कियान लॉन्ग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपने हाथ से सफेद मनका फेंक दिया। उन्होंने समझाया, यह एक लेवल 1 राक्षस का मस्तिष्क मनका है। इसे लगभग 10 कैटी भोजन के बदले में बदला जा सकता है। अरे, मैं कहता हूँ, आप जंगल में कैसे जीवित रहे? मुझे यह मत बताओ कि तुम्हें ये भी नहीं पता। टस्क, बिल्कुल मुझे पता है। तान जेन ने अपना हाथ लहराया और उससे बात करने में आलसी होने का नाटक किया, लेकिन वह गहरी सोच में था। पता चला कि जैसे ही तान जेन ने मनका देखा, उसके दिल में एक अजीब सी इच्छा जाग उठी। यह ऐसा था मानो जब तक उसे यह मनका प्राप्त है, वह तथाकथित सोने के सिक्के प्राप्त कर सकता है। हालांकि कियान लॉन्ग से इस लेवल 1 ब्रेन बीट को प्राप्त करना तान जेन के लिए एक समस्या थी। आखिरकार भटकने वालों के लिए इस मस्तिष्क मनके का मतलब भोजन था और पैसे के बराबर था। लेकिन इस समय तान जेन दरिद्र था और वास्तव में समान मूल्य की कोई भी चीज नहीं निकाल सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मानो तान जेन की आंखों में इच्छा देखकर कियान लॉन्ग मुस्कुराया। अगले ही पल उसने लापरवाही से अपना हाथ घुमाया और अप्रत्याशित रूप से मनका उसकी ओर फेंक दिया। मैं तुम्हें ये दूंगा, शायद तुम्हें इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। जैसे ही उसे मनका मिला, उसके दिल में इच्छा प्रबल हो गई, लेकिन तान जेन को लगा कि यह चीज थोड़ी गर्म है। उन्होंने कियान लांग पर गहरी नजर डाली और थोड़ा भावुक महसूस किया। यह युवा पथिक किसी अजनबी को सूखा भोजन दे सकता है जिसे उसने कुछ दिनों के लिए रखा था, और लापरवाही से 10 कैटी भोजन के लायक एक मनका भी दे सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे पक्ष का लक्ष्य क्या था, तान जेन को इस एहसान का बदला चुकाना पड़ा। इसके अलावा दूसरे पक्ष ने पहले ही उसकी चोटों को साफ कर पट्टी भी कर दी थी। माना जा सकता है कि दूसरे पक्ष ने उसकी जान बचाई है। इसे ऋण समझो। धन्यवाद। तान जेन ने मनका अपने हाथ में पकड़ लिया और गंभीरता से कहा। ओबाओ। कियान लॉन्ग ने अपने होठों को मोड़ लिया और हथियार को खरपतवार से साफ कर दिया। फिर उसने भूत की गर्दन से चम्मच जैसी दिखने वाली एक वस्तु निकाली और उसे अपनी जेब में डाल लिया। फिर उसने ताली बजाए और पथिकों का पीछा करना जारी रखा। तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? तान जेन ने उसका पीछा किया और कियान लांग से पूछने से पहले एक पल के लिए झिझका। ओह, मैं देख रहा हूँ कि आपके शब्द और कार्य एक घुमक्कड़ से भिन्न हैं। इसकी बहुत संभावना है कि आप एक बड़े खिलाड़ी हैं। अब जब आप अचानक मुसीबत में पड़ गए हैं और आपको मदद की बहुत जरूरत है, तो मैं आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहता हूँ ताकि आप भविष्य में मुझे इसका बदला चुकाएं। कियान लॉन्ग ने मजाकिया भाव के साथ लापरवाही से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आपकी अभिव्यक्ति अजीब लग रही है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सच कह रहे हो? तान जेन ने तुच्छ कियान लांग को देखा और भौहें चढ़ाकर पूछा। ये सच है। ऐसा कथानक अक्सर उन बूढ़ों द्वारा बताई गई कहानियों में सामने आता है। मैं बस साथ खेलने की कोशिश कर रहा हूँ। दुर्भाग्य से आप किसी भवन स्वामी की संकटग्रस्त बेटी नहीं हैं। अन्यथा। इस बिंदु पर कियान लॉन्ग ने खेदजनक अभिव्यक्ति भी प्रकट की।
उसने तान जेन को उत्सुकता से देखा, जैसे कि वह पुष्टि करना चाहता हो कि दूसरा पक्ष पुरुष के भेष में छिपी महिला नहीं थी। तान जेन कांप उठी। दूसरे पक्ष की हंसी मजाक में भी इस अजीब दुनिया में आने की घबराहट बहुत कम हो गई थी। ये देखकर कियान लोंग हंसे और तान जेन के कंधे को थपथपाया। इस जंगल में आपको या तो अकेले रहना होगा या लोगों को छोटी मोटी मदद देने की पूरी कोशिश करनी होगी। केवल तभी आप अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि आपके पास शत्रुओं से कहीं अधिक मित्र हैं। जब कियान लोंग ने ये कहा, तो उसकी आंखें एक पल के लिए धुंधली हो गईं। उन्होंने आगे कहा, यह एक बूढ़े घुमक्कड़ की सलाह है। मुझे भी उनकी बातें हमेशा याद रहती हैं। यदि मुझे कोई ऐसा मिलता है जिसकी मैं मदद कर सकता हूँ, तो मैं मदद करूंगा। अंत में, मैं अब तक जीवित रहने में सक्षम था। बहुत से पथिक जिन्हें मेरी सहायता मिली है, वे मेरे अच्छे कार्यों को याद रखते हैं और जब उन्हें अच्छी चीजें मिलेंगी, जैसे कि इस बार, तो वे मुझे अपने साथ लाएंगे। कियान लोंग के ये कहने के बाद वह अकेले ही सामने की ओर चला गया, जैसे कि वह तान जेन से बात नहीं करना चाहता हो। तान जेन धीरे धीरे पीछे चला गया। उन्होंने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि यह मन का वास्तव में उपयोगी है। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस समय उसे अपनी जेब में रखे सेल फोन से एक सक्शन फोर्स महसूस हुई। बल उसके हाथ में मौजूद मनके की ओर निर्देशित किया गया था। तान जेन टीम में सबसे पीछे रहे। उसने चुपचाप अपना सेल फोन निकाला और उसे मोती के करीब ले गया। तान जेन की स्थिर दृष्टि के तहत मस्तिष्क का मोती पलक झपकते ही गायब हो गया। फिर उसके सेल फोन की स्क्रीन बदल गई। सबसे पहले टेलीपोर्टेशन आइकन के नीचे 1/5 नंबर दिखाई दिया और एक टेक्स्ट अधिसूचना दिखाई दी। जब तक उसने 4 और मस्तिष्क मोतियों को अवशोषित किया, वह टेलीपोर्टेशन फंक्शन को सक्रिय कर सकता था। टेलीपोर्टेशन, क्या वह अपनी मूल दुनिया में लौट सकता है? तान जेन थोड़ा उत्साहित था। फिलहाल उसके पास अभी भी 4 मस्तिष्क मोतियों की कमी थी, इसलिए उसने इस प्रश्न के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। इसके बजाय उन्होंने अपनी निजी जानकारी की ओर रुख किया। करीब से देखने पर वास्तव में उसके खाते में 10 और सोने के सिक्के थे। इस अध्याय की शुरुआत की उत्पत्ति का पता N0V3LN से लगाया जा सकता है। एक लेवल 1 ब्रेन बीट 10 सोने के सिक्कों के बराबर था। ये संभवतः विनिमय अनुपात था। इसके अलावा सेल फोन में कोई अन्य बदलाव नहीं हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क करें टॉस साइट में, दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास को पूरा ऑनलाइन पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 5.C5 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ब्रेन बीट, जंगली इमारत, लड़ाई 2। वह कुछ देर तक अपने सेल फोन को देखता रहा, लेकिन टीम ने उसे बहुत पीछे छोड़ दिया। ये केवल तब हुआ जब पथिक दल लगभग 100 मीटर दूर चला गया और कियान लांग ने उसे बुलाया। तान जेन अपने होश में लौट आया और तेजी से उनका पीछा किया। हालांकि इस समय वह उत्साहित और उत्सुक था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि दूसरों को उसकी असामान्यता का पता चले। इससे उनके चेहरे पर अजीब भाव उभरने लगे। टैन जेन को भी इसका एहसास हुआ, इसलिए वह अपना सिर नीचे करके चलता रहा। इस समय उसके दिल में एक हल्का सा अनुमान था कि यह अजीब दुनिया निश्चित रूप से उसे बहुत बड़ा लाभ पहुंचाएगी और यहाँ से उसका जीवन बदल देगी। यह एक अवसर था, एक ऐसा अवसर जिसके लिए बहुत से लोग तरसते थे, लेकिन उन्हें मिल नहीं पाता था। अब यह उसके सामने रखा गया था। उसे इसे और अधिक संजोना था। उसका भविष्य असीमित था। अल्पविराम। पथिकों का दल धीरे धीरे आगे बढ़ा। हालांकि वहां बहुत से लोग थे, फिर भी वे जंगल में बहुत छोटे लग रहे थे। तान जेन और कियान लोंग ने चलते समय बातचीत की। बेशक ज्यादातर समय कियान लांग ही उत्साह से बोलते थे, जबकि तान जेन श्रोता के रूप में काम करते थे। दोनों की बातचीत से तान जेन को पता चला कि कियान लांग मूल रूप से एक छोटी सी इमारत का निवासी था। हालांकि जब वह 10 साल का था, तो जिस इमारत में वह रहता था, उस पर एक मध्यम आकार की इमारत से योद्धाओं के एक अन्य समूह ने कब्जा कर लिया था। इमारत की नींव छीन ली गई और अधिकांश निवासी मारे गए, जिनमें कियान लोंग के माता पिता भी शामिल थे। उसने मौका पाकर भागने का प्रयास किया और इतने वर्षों तक जंगल में भटकता रहा। सभी भटकने वालों की तरह, हालांकि कियान लोंग जीवन और मृत्यु के प्रति बहुत उदासीन था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा एक शक्तिशाली इमारत में शामिल होना, एक पत्नी से शादी करना और बच्चे पैदा करना था। इस तरह जब वह बूढ़ा हो गया, तो उसे सुरक्षा मिल सकती थी। घुमक्कड़ों के लिए एक इमारत ही उनका घर होती थी। घर बहुत महत्वपूर्ण था। जिनके पास ये था, वे उनकी भावनाओं को समझ नहीं सके। तान जेन की नजर इन पथिकों के चेहरों पर पड़ी और पाया कि उनकी थकी हुई आंखें उलटफेर से भरी हुई थी। वे वास्तव में बत्तख की तरह थे, जो जंगल में लक्ष्यहीन रूप से भटक रहे थे, घर की दिशा की तलाश कर रहे थे। न जाने कब वे गिरेंगे और जंगली घास के विकास के लिए उर्वरक बन जाएंगे। 5 से 6 घंटे तक चलने के बाद अंततः तान जेन की दृष्टि में खरपतवार के बीच खड़ी एक जीर्णशीर्ण इमारत दिखाई दी। इसमें कुल 11 मंजिलें थीं। बाहरी दीवार पर धब्बे थे और खिड़कियों के शीशे अधूरे थे। यह एक परित्यक्त चीनी आवासीय इमारत जैसा दिखता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस अजीब दुनिया में एक ऐसी जानी पहचानी इमारत सचमुच सामने आ गई। तान जेन बहुत अजीब महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन गुप्त रूप से अनुमान लगाया कि इस दुनिया और पृथ्वी के बीच क्या संबंध था। हालांकि अब वह असमंजस में था। उसे ये भी समझ नहीं आया कि वह इस दुनिया में कैसे आया,
इसलिए उसने हर तरह के अनुमान अपने दिल में दबा लिए। कियान लोंग ने कहा कि कुछ दिन पहले तक उनके सामने की जगह अभी भी बंजर भूमि थी, लेकिन इस समय एक विशाल इमारत अचानक दिखाई दी। ये दुनिया वाकई अजीब और जादुई थी। ये जंगली इमारत थी, घुंघरूओं का सोना खोदने का स्वर्ग। यहाँ खतरा और अवसर एक साथ मौजूद थे। इमारत के चारों ओर घास में दर्जनों राक्षस घूम रहे थे। वहाँ भूत थे जिन्हें तानजेन ने पहले देखा था, कुछ मानव जैसे राक्षस जो जंगली कुत्तों की तरह दिखते थे, और कई ज़ोंबी जैसी आकृतियां थीं। घुंघरूओं के अनुभव के अनुसार ये मूलतः स्तर 1 के आसपास के राक्षस थे। उच्चतम स्तर 2 से अधिक नहीं था। दूसरे शब्दों में, ये कम खतरे के स्तर वाली एक जंगली इमारत थी। वे इसे पूरी तरह से खत्म कर सकते थे। तानजेन के अलावा इस टीम के सबसे कमजोर पथिकों की युद्ध शक्ति पहले स्तर के करीब थी। तथाकथित स्तर जंगल में युद्ध शक्ति को वर्गीकृत करने का एक तरीका था। मनुष्य और राक्षस आम थे। युद्ध शक्ति का पहला स्तर उस चरम शक्ति और गति के बराबर था जिसे एक सामान्य वयस्क पूरी तरह से उत्तेजित कर सकता था। दूसरा स्तर 2 वयस्कों की चरम युद्ध शक्ति के बराबर था। तीसरा स्तर 3 वयस्कों की ताकत का था। 5वें स्तर पर ये 5 वयस्कों द्वारा प्रस्फुटित अत्यधिक भयानक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। सामान्य लोग और साधारण राक्षस अपनी सीमा तक पहुंच गए जब वे 5वें स्तर पर पहुंच गए। यदि वे आगे बढ़ना चाहते थे तो उन्हें दूसरा रास्ता खोजना होगा। उसके सामने इन राक्षसों की युद्ध शक्ति सूचकांक का लंबे समय से अनगिनत पथिकों द्वारा परीक्षण किया गया था। निश्चित रूप से कोई गलती नहीं थी। इस अध्याय की शुरुआत की उत्पत्ति का पता N0V3LN से लगाया जा सकता है। इस समय सभी पथिकों ने अपने हाथों में साधारण हथियार पकड़ लिए। वे जानते थे कि यदि वे जंगली इमारत में प्रवेश करना चाहते हैं तो इन दर्जनों राक्षसों को खत्म करना होगा। फायदों के कारण इस समय कोई भी पीछे नहीं हटा, अन्यथा वे अन्वेषण का अधिकार खो देंगे। घुंघरूओं की मनोदशा ने तानजेन को भी प्रभावित किया। वह इस अवसर को खोना भी नहीं चाहता था, क्योंकि इस दुनिया का पता लगाने की उसकी योजना के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था। रसोई के चाकू के साथ जो कि कियान लांग ने अभी अभी उसे सौंपा था और दूसरे हाथ में मानव हड्डी किस्प के साथ, तानजेन के दिल में एक क्रूर भावना जाग उठी। कोई युद्ध घोष नहीं थे। पथिकों ने केवल अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। उन्होंने इन राक्षसों को 2-3 की संख्या में घेर लिया और आक्रमण करने लगे। इस समय तानजेन ये जानकर हैरान रह गए कि उनके पतले शरीर के बावजूद भटकने वालों में वास्तव में इतनी भयानक शक्ति होती है। इसका कारण ये था कि उसने स्वयं दौड़ते समय एक दुबले पतले आदमी को पत्थर मारते हुए देखा था, और इस पत्थर के प्रहार ने वास्तव में कुछ कदम पीछे एक राक्षस को धराशायी कर दिया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तानजेन ने भी लड़ना शुरू कर दिया। उसका लक्ष्य एक अकेला भूत था। ऊंचाई के लाभ के साथ तानजेन दौड़ी और तेजी से दौड़ी। फिर उसने बेवकूफ मोटे हरी चमड़ी वाले भूत को लात मारी। ये भूत भी बहुत भयंकर था। तानजेन द्वारा इसे लात मारने के बाद ये वास्तव में लुढ़क गया और उठ गया। उसी समय इसने अपने हाथ में हथियार लहराया जो एक छोटे भाले जैसा दिखता था और तानजेन के छोटे से पेट पर जोरदार वार किया। लड़ाई के साथ साथ भूत ने एक अजीब सी चीख भी निकाली। इस दृश्य ने अचानक तानजेन को अजीब महसूस कराया। उनकी राय में ये हरी चमड़ी वाला भूत एक बड़ा मेढक था जिसने एक आत्मा को जगाया था। यद्यपि राक्षस हास्यास्पद था, यदि कोई इससे घायल हो जाता तो वास्तव में मर जाता। तानजेन ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। वह तुरंत तेजी से चकमा दे गया। उसी समय उसने तेजी से अपना हाथ बढ़ाया और भूत के सिर पर दबाव डाला। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह भूत इतना मजबूत होगा। इसने अचानक अपना शरीर सीधा किया और तानजेन को लगभग नीचे गिरा दिया। तानजेन ने अब और संकोच करने की हिम्मत नहीं की। उसका दूसरा हाथ तेजी से आगे बढ़ा और बेरहमी से इस आदमी की गर्दन काट दी। तानजेन के चेहरे पर गंदा खून छिड़का हुआ था, जो काफी क्रूर लग रहा था। जमीन पर संघर्ष कर रहे भूत को नजरअंदाज करते हुए तानजेन पीछे मुड़ा और अपने सबसे करीब वाले कोबोल्ड पर झपटा। इस बार कोबोल्ड लगभग 1.6 मीटर लंबा था। पहली नजर में ये वास्तव में अपने पिछले पैरों पर खड़ा एक बड़ा कुत्ता जैसा लग रहा था। कोबोल्ड का शरीर झुका हुआ था और उसके 2 तेज पंजे लहराते रहते थे, जो भी उसके पास आने वाले पथिक पर हमला करने की कोशिश करता था। इसके अलावा इस कोबोल्ड की मांसपेशियां बहुत विकसित थीं, एक मजबूत बैल की तरह जो बेहद खूंखार दिखता था। आड़े तिरछे नुकीले दांतों वाला उसका बड़ा मुंह धीमी गर्जना कर रहा था और उसके मुंह से बदबूदार लार बहती रहती थी। तानजेन को अपने पास आते देखने के बाद उसने तुरंत एक उग्र अभिव्यक्ति प्रकट की। वह दहाड़ा और तेजी से तानजेन पर हमला कर दिया। क्रूर कुत्ते के सिर वाले व्यक्ति को देखकर तानजेन थोड़ा चौंक गया। हालांकि वह ये भी जानता था कि वह इस समय पीछे नहीं हट सकता। एक बार जब वह पीछे हट गया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ गया। तानजेन पहले कुत्ते के सिर वाले व्यक्ति को करीब आने से रोकने के लिए अपने हथियार लहराता रहा, फिर कुत्ते के सिर वाले व्यक्ति को भ्रमित करने की कोशिश करने के लिए नकली हरकतें करता रहा। उनका एक्शन वाकई असरदार था। कुत्ते जैसा दिखने वाला व्यक्ति वास्तव में उससे थोड़ा भ्रमित था। तानजेन ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए तेजी से कुत्ते के सिर वाले व्यक्ति के पीछे चक्कर लगाया और सीधे उस व्यक्ति की पीठ पर वार करने के लिए अपना हथियार लहराया। यह कोबोल्ड वास्तव में बहुत भयंकर था।
हमला होने के बाद ये वास्तव में नहीं गिरा। इसके बजाय उसने अपने बगल में एक पथिक की छाती के मांस को पंजे से फाड़ दिया। फिर वह घूमा और तानजेन पर झपटा, उसे जमीन पर दबा दिया। एक बदबूदार सांस उसके चेहरे पर लगी और लार उसके चेहरे पर बहने लगी। दूसरे पक्ष का नुकीले दांतों से भरा लंबा मुंह सीधे तानजेन की गर्दन पर जा लगा। हालांकि तानजेन ने बेरहमी से एक हाथ कोबोल की गर्दन पर दबाया और उसके दूसरे हाथ ने रसोई के चाकू को कसकर पकड़ लिया, जिससे कोबोल के पेट पर पागलपन से वार किया गया। अनगिनत वार के बाद उसके कपड़े पहले से ही गर्म खून से लथपथ थे और दूसरे पक्ष की बदबूदार आंतें उसके शरीर पर ढेर हो गई थी। तभी कोबोल कमजोर होकर गिर गया और तानजेन की ओर शिकायतों से घूरने लगा। उसका कठोर हाथ नीचे लटक गया और तानजेन अब कोई ताकत नहीं जुटा सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क करें, टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 6.C6 एड्स बाय पब फ्यूचर। पहला डाउनलोड। जंगली इमारत में खजाने की खोज। लड़ाई और दहाड़ की आवाजें अंतहीन थीं। फिर वे फीके और फीके होते गए, धीरे धीरे गायब हो गए। लंबे समय के बाद तानजेन को अपने अंगों में ताकत की वापसी महसूस हुई। फिर वह मुंह बना लिया और बेहद बदसूरत मुद्रा में रेंगने लगा। उसने अपने खून से लथपथ चेहरे को अपने हाथ से पोंछा और चारों ओर देखकर पुष्टि की कि लड़ाई समाप्त हो गई है। आसपास के सभी राक्षसों का सफाया कर दिया गया था और कुछ पथिक दुर्भाग्य से युद्ध में मारे गए थे। उनकी टूटी हुई लाशों को किनारे पर घसीटा गया और दफनाए जाने का इंतजार किया गया। अधिक भटकने वालों को अलग अलग स्तर की चोटें लगी थी और वे वर्तमान में टांके लगा रहे थे और पट्टी बांध रहे थे। तानजेन बहुत देर तक हांफती रही। जब उसकी सांसें धीमी हो गई तभी उसने अपने पैर खींचे और कांपते हाथों से युद्ध की लूट को इकट्ठा किया। मस्तिष्क मोती का प्रलोभन अतुलनीय रूप से महान था और वह इंतजार नहीं कर सका। उसने अनाड़ी ढंग से 2 राक्षस शवों से 2 सफेद लेवल 1 मस्तिष्क मोती एकत्र किए। कियान लांग को एक लौटाने से पहले तानजेन एक पल के लिए झिझके। हालांकि इस आदमी ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, चाहे कुछ भी हो। अंत में जब तक तानजेन ने मनके का उल्लेख किया, कियान लांग ने एक लंबा चेहरा बना लिया। तानजेन केवल असहाय होकर हार मान सकता था। तानजेन ने गुप्त रूप से एहसान को याद किया और जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था तो मन का फिर से अवशोषित कर लिया। उन्होंने गुप्त रूप से अपने सेल फोन पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी की जांच की और यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि 20 सोने के सिक्कों की वृद्धि के अलावा उनके अनुभव अंक, जो मूल रूप से अपरिवर्तित थे, में भी 2 अंक की वृद्धि हुई थी। वह अभी भी बराबरी से 8 अंक दूर था। तानजेन की शारीरिक फिटनेस खराब नहीं थी और उसकी ताकत बहुत मजबूत थी। वह वास्तव में पहले स्तर के राक्षस से थोड़ा ही कमजोर था। उनकी व्यक्तिगत जानकारी में परिवर्तन के अनुसार जब तक उन्होंने अपने समान ताकत वाले एक स्तर एक राक्षस को मार डाला, तब तक उन्हें एक अनुभव बिंदु प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। यदि उसने 10 स्तर एक राक्षसों को मार डाला तो उसे स्तर 1 तक आगे बढ़ने में सक्षम होना चाहिए। खून और कीमा से सनी घास पर पथिकों ने अपनी चोटों पर पट्टी बांधने के बाद कुछ देर आराम किया। फिर उन्होंने उत्सुकता से अपने हथियार उठाए और पास में स्थित जंगली इमारत की ओर दौड़ पड़े। सामने बैठे पथिक ने सड़े हुए लोहे के दरवाजे को लात मारकर खोला, जिससे अंदर का अंधेरा गलियारा दिखाई देने लगा। गलियारा भी टूटा हुआ था। सफेद दीवार धब्बेदार होकर गिर रही थी और हर जगह कूड़ा कचरा और अज्ञात वस्तुएं ढेर लगी हुई थी। तानजेन ने देखा कि दीवारों और कुछ अंधेरी जगहों पर अभी भी बड़ी मात्रा में गहरे भूरे रंग का खून था, लेकिन ये बहुत पहले सूख चुका था। वहां मनुष्यों या जानवरों की कुछ हड्डियां भी बिखरी हुई थीं, जिससे पूरा गलियारा एक भयावह और भयानक आभा से भर गया था। हालांकि घुमक्कड़ों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कुछ देर तक चर्चा की और फिर कुछ घुमक्कड़ पहले सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए। उन्होंने गलियारे में छिटपुट राक्षसों को साफ करना शुरू कर दिया और सीलबंद दरवाजों को खोलना शुरू कर दिया। यह एक रहस्य का पिटारा खोलने जैसा था। खुलने से पहले किसी को नहीं पता था कि कमरे में कौन सी वस्तुएं छिपी होंगी, इसलिए घूमने वाले प्रत्याशा से भरे हुए थे। यद्यपि भारी प्रलोभन उनके सामने था, फिर भी घुमक्कड़ अराजकता में नहीं पड़े। इसके बजाय सबसे मजबूत नेता सामने आया और उसने सभी को बेतरतीब ढंग से कमरे आवंटित कर दिए। पथिक के कमरे में प्रवेश करने के बाद का सारा लाभ पथिक का था। यदि अवांछित वस्तुएं थी तो अन्वेषण के बाद इन वस्तुओं का आदान प्रदान किया जा सकता था। बेशक सभी ऑपरेशन समाप्त होने के बाद प्रत्येक पथिक को जंगली इमारत के खोजकर्ता और अन्वेषण ऑपरेशन के आरंभकर्ता को एक निश्चित शुल्क देना पड़ता था। आखिरकार इस दुनिया में कोई मुफ्त दोपहर का भोजन नहीं था। भले ही दूसरों ने कड़ी मेहनत की हो, फिर भी उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए। अनेक पथिकों के सहयोग से शीघ्र ही गलियारे की सफाई कर दी गई। फिर नेताओं ने कमरों का बंटवारा शुरू कर दिया। जब तानजेन की बारी आई तो उसे यूनिट 2 की चौथी मंजिल पर 2 घरों का काम सौंपा गया। लेकिन जैसे ही वह प्रवेश करने वाला था, भारी सुरक्षा द्वार ने उसका रास्ता रोक दिया। उसके हाथ के औजार इस दरवाजे को खोल ही नहीं पा रहे थे। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि प्रत्येक पथिक के उपकरण में एक क्रॉबार क्यों होता है। पता चला कि इसका इस्तेमाल दरवाजा तोड़ने के लिए किया गया था। सौभाग्य से कियान लॉन्ग, जो पीछे चल रहा था, ने बहुत पहले ही तानजेन की शर्मनाक स्थिति को देख लिया था।
वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और औजारों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया। कुछ ही मिनटों में उसने तान जेन को लोहे का दरवाजा खोलने में मदद की। कमरे में सजावट को देखे बिना कियान लॉन्ग घूमा और अपना कमरा खोला। जैसे ही टैन जेन दरवाजा खोलकर अंदर जाने वाला था, उसे अचानक अपने सेल फोन में लकी लॉटरी नामक ऐप याद आ गया। थोड़ी देर की झिझक के बाद उसने अपना सेल फोन निकाला और ऐप स्टोर में प्रवेश किया और इसे डाउनलोड करने के लिए लकी रूलेट पर क्लिक किया। एड्स बाय पब फ्यूचर सॉफ्टवेयर की डाउनलोड स्पीड बेहद तेज थी। इसे 3 सेकंड से भी कम समय में स्थापित किया गया था। तान जेन ने फिर इसे खोला। स्क्रीन पर एक अत्यंत भव्य बड़ा पहिया दिखाई दिया। ये सघन रूप से सैकड़ों क्षेत्रों में विभाजित था, लेकिन अधिकांश क्षेत्र खाली थे। तान जेन ने कुछ देर तक ध्यान से देखा और महसूस किया कि जीतने की संभावना बहुत कम थी। पहिए के बगल में निर्देशों का एक सेट था, जिसमें भाग्यशाली पहिए की खेल शैली के बारे में विस्तार से बताया गया था। ये पता चला कि लकी रूलेट की सट्टेबाजी पद्धति को प्रवेश स्तर की लकी ड्रॉ पद्धति में विभाजित किया गया था। प्रत्येक दांव 10 सोने के सिक्कों का था और प्रत्येक अतिरिक्त दांव एक खाली क्षेत्र हटा सकता था। हालांकि प्रत्येक लकी ड्रॉ में ये सुनिश्चित किया गया था कि रूलेट के शेष क्षेत्र जिन्हें नहीं चुना गया था, वे 10 से कम नहीं थे। मध्यवर्ती स्तर की लकी ड्रॉ पद्धति में पुरस्कारों की संख्या में वृद्धि हुई और कुछ पुरस्कारों का स्तर भी बढ़ गया। प्रत्येक दांव 100 सोने के सिक्कों का था। इसी तरह प्रत्येक अतिरिक्त दांव एक रिक्त क्षेत्र को हटा सकता है। रूलेट के शेष क्षेत्र जिन्हें नहीं चुना गया था, ये भी सुनिश्चित किया गया था कि वे 10 से कम न हों। इसके अलावा एक उच्च स्तरीय लकी ड्रॉ पद्धति भी थी। प्रत्येक दांव 1000 सोने के सिक्कों का था और विशेष स्तरीय लकी ड्रॉ पद्धति में प्रत्येक दांव के लिए 10,000 सोने के सिक्के खर्च हुए। लकी रूलेट खेलने के कई तरीके थे, लेकिन तान जेन गुप्त रूप से अवाक थी। उसने मन ही मन सोचा कि यदि वह टूट गया तो निश्चित रूप से वह ये खेल नहीं खेल पाएगा। लेकिन चूंकि वह पहले ही खुल चुका था, इसलिए वह एक बार उसे बचाने की कोशिश करेगा। ये सोचते हुए तान जेन ने एक प्रवेश स्तर की लॉटरी चुनी और शुरू करने के लिए क्लिक किया। भव्य पहिया तेजी से घूमने लगा। तान जेन बिल्कुल नहीं देख सका कि यह क्या था, लेकिन जैसे ही पहिए की गति धीमी हो गई, सूचक का क्षेत्र धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो गया। धीरे धीरे टैन जेन पहले से ही बॉक्स की सामग्री को स्पष्ट रूप से देख सकता था। जैसे ही वह प्रत्येक क्षेत्र की सामग्री को स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश कर रहा था, पहिया अचानक घूमना बंद हो गया। डबल लकी कार्ड प्राप्त करने पर बधाई। स्क्रीन पर एक गोल्डन कार्ड दिखाई दिया। इसमें कहा गया, दोहरा भाग्य मूल्य 1 घंटे तक रहता है। क्या आप इसका उपयोग करना चाहते हैं? उसने ऐसे ही जैकपॉट मारा। तान जेन लगभग रो पड़ी। उसने 7-8 साल के लिए लॉटरी खरीदी थी और एक बार में अधिकतम 10 युआन ही जीता था। अब उसने लापरवाही से दांव लगाया था और वास्तव में उसे जैकपॉट मिल गया। तान जेन को यह भी संदेह था कि यह डबल लकी कार्ड पहले से ही प्रभावी हो गया था। चाहे कुछ भी हो, जीतना अच्छी बात थी। तान जेन ने आगे बढ़कर इसका उपयोग करने के लिए क्लिक किया। कार्ड तुरंत आतिशबाजी में बदल गया जो बिखर गया। साथ ही वह तरोताजा महसूस करते नजर आए। फिर अनंत आत्मविश्वास और आत्मविश्वास हवा से प्रकट हुआ, जैसे कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता। तान जेन ने आश्चर्य से अपनी जीभ चिटकाई। उसे यकीन नहीं था कि यह चीज अच्छी है, लेकिन आत्मविश्वास बहुत अच्छा लगा। इस लगभग विस्फोटक आत्मविश्वास के साथ तान जेन ने सीधे दरवाजा खोला और प्रवेश किया। रसोई का चाकू पकड़कर वह धीरे धीरे कमरे में चला गया। जैसा कि तान जेन ने उम्मीद की थी, कमरा वास्तव में गंदा था और धूल से ढका हुआ था। हालांकि कमरे में सजावट को देखकर तान जेन को अचानक ऐसा लगा जैसे वह अपनी मूल दुनिया में लौट आया है, क्योंकि कमरे में चीजें बहुत परिचित लग रही थी। टेलीविजन, फ्रिज, सोफा, एक आधुनिक घर में जो कुछ होना चाहिए वह सब यहाँ था। अफसोस की बात यह थी कि ये उपकरण पहले से ही फटे हुए थे। उनका कोई उपयोग नहीं रह गया था और वे कूड़े के ढेर में तब्दील हो गए थे। वह जिस वैकल्पिक दुनिया में था और उसकी मूल दुनिया के बीच क्या संबंध था? ये सवाल तान जेन के दिमाग में फिर से आया, लेकिन उसने फिर भी इस सवाल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित किया। कमरे में बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ था। सावधानीपूर्वक खोज के बाद उसे बहुत सी अच्छी चीजें मिलनी चाहिए। दुर्भाग्य से तान जेन को बहुत दिलचस्पी नहीं थी। नवंबर यूरो LSS1N ने इस अध्याय की प्रीमियर रिलीज की मेजबानी की। वास्तव में तान जेन के विचारों के अनुसार जब तक वह अपनी मूल दुनिया में लौट सकता था, उसे इस कचरे को देखने की जरूरत नहीं थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। आधे दिन काम करने के बाद उसे जो अच्छी चीजें मिली, वे शायद पृथ्वी पर दर्जनों युआन के लायक भी नहीं थी। लेकिन जब उसने सोचा कि कैसे पथिक वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, तान जेन को लगा कि उसे सावधानीपूर्वक खोज करनी चाहिए। आखिरकार इन चीजों को मस्तिष्क के मोतियों के बदले बदला जा सकता था, और तान जेन के पास अब इसी चीज की सबसे अधिक कमी थी। रसोई, शयनकक्ष, कोठरी, डेस्क। तान जेन द्वारा सावधानीपूर्वक खोज करने के बाद वह वास्तव में काफी सुखद आश्चर्यचकित हुआ। सबसे पहले नकदी के कुछ ढेर थे। ये वास्तव में वह मुद्रा थी जिसका वह अक्सर उपयोग करता था। इसके मुद्रित होने की तारीख को लेकर भी एक समस्या थी। सावधानीपूर्वक निरीक्षण के बाद तान जेन ने पुष्टि की कि यह असली पैसा था। ये तो बस एक बड़ा आश्चर्य था।
ऐसा लग रहा था कि डबल लक कार्ड का प्रभाव सचमुच अच्छा था। अपनी खुशी और भ्रम के बीच तानजेन ने बड़ी प्रेरणा के साथ खोज की। जल्द ही उसे कुछ सोने और चांदी के गहने और टिकट मिले। उसने उन सभी को अपने उठाए हुए थैले में रख लिया। 10 मिनट बाद तानजेन ने कुछ थोड़े साबुत कपड़े और फफूंद लगे चावल और नूडल्स हटा दिए। एक साधारण तलाशी के बाद वह एक बैग लेकर बाहर चला गया और दूसरे कमरे की तलाशी लेना जारी रखा जो उसका था। इस कमरे का लोहे का दरवाजा केवल अध खुला था, जिससे तानजेन की बहुत सारी ऊर्जा बच गई। जैसे ही वह दूसरे कमरे में दाखिल हुआ, तानजेन एक ज़ोंबी को लिविंग रूम में घूमते देखकर आश्चर्यचकित रह गया। अन्य ज़ोंबी राक्षसों की तुलना में यह ज़ोंबी बहुत बड़ा था। एक नज़र में कोई भी बता सकता है कि जब यह ज़ोंबी जीवित था तो वह एक बड़ा मोटा आदमी था। उसकी भूरी सफेद त्वचा पर लिवोर मोटिस से भरे कई हरे टैटू थे। हे भगवान, क्या ये ज़ोंबी एक गैंगस्टर है? तानजेन ने तिरस्कारपूर्वक शिकायत की। उसकी बिल्कुल भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं हुई। इसके बजाय वह सावधानी से पास आया। इस विशाल ज़ोंबी के हाथ में एक धातु का बेसबॉल बैट था। जब उसने तानजेन को प्रवेश करते देखा तो उसने अपना काला मुंह खोला जो फटा हुआ था और दहाड़ने लगा, अपने पैर खींचते हुए उस पर झपटा। पफ! एक दुर्गंध फैल गई। तानजेन मदद नहीं कर सका लेकिन जमकर थूक दिया। उसी समय उसने तेजी से बैग को अपने सामने धकेला और ज़ोंबी पर हमला कर दिया। जैसे ही बैग ने ज़ोंबी को छुआ, तानजेन को धन्य महसूस हुआ। वह तेजी से नीचे झुका और बगल में घूम गया। उसी समय उसने एक टूटा हुआ रसोई का चाकू लहराया जो उसने अभी उठाया था और बेरहमी से ज़ोंबी के घुटने को काट दिया। इस प्रहार से सीधे ज़ोंबी का घुटना टूट गया और फिर ज़ोंबी बैग के ऊपर से फिसलकर जमीन पर गिर गया। स्प्रिंट के बल ने तुरंत ज़ोंबी का एक पैर तोड़ दिया और वह तानजेन के बैग के साथ जमीन पर लुढ़क गया। उसके हाथ और पैर लगातार इधर उधर लहरा रहे थे। छप छप! ज़ोंबी के हाथ से छूटा बेसबॉल का बल्ला टूटे हुए बिस्तर से टकराया और नीचे एक छेद कर गया। तानजेन ने उस पर नजर डाली, जैसे कि बिस्तर के नीचे कुछ छिपा हो। हालांकि तानजेन ने बहुत ध्यान से नहीं देखा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात इस ज़ोंबी को मारना था। दूसरे पक्ष की कमजोरी का फायदा उठाते हुए तानजेन तुरंत आगे बढ़ी और सड़े हुए रसोई के चाकू से ज़ोंबी के सिर के पिछले हिस्से पर बेरहमी से वार किया। फिर उसने दूसरी बार कटौती की और फिर तीसरी बार। जब तानजेन को थकावट महसूस हुई तो ज़ोंबी का सिर पहले ही सड़े हुए मांस के ढेर में बदल चुका था। उसी समय एक भयंकर दुर्गंध फैल गई, जिससे उसे पिछली रात का भोजन लगभग उल्टी करने पर मजबूर होना पड़ा। अरे, एक मरा हुआ ज़ोंबी एक अच्छा ज़ोंबी है। शिकायत करने और ज़ोंबी को सुरक्षित रूप से मारने के बाद तानजेन ने फिर से खोज शुरू कर दी। उस बड़े बिस्तर के बारे में सोचते हुए जिसे पहले ज़ोंबी ने तोड़ दिया था, वह तुरंत देखने के लिए आगे बढ़ा। बिखरे हुए कबाड़ के ढेर को एक तरफ धकेलते हुए तानजेन को पता चला कि अंदर एक गुप्त कंपार्टमेंट था। ये लगभग 1.5 मीटर लंबा था और इसके अंदर कई पट्टियां थीं। ये पट्टियां कैनवास के एक टुकड़े में लिपटी हुई थीं और उभरी हुई दिख रही थी। तानजेन ने हाथ बढ़ाया और उसे बाहर निकाला। ये भारी लग रहा था। उसने इसे खोला और विभिन्न आकारों की 10 से अधिक तेज तलवारें देखी। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क करें टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 7.C7 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन फसल और व्यापार। ये हथियार अच्छी तरह से बनाए गए थे। वहां मुड़ने वाली तलवारें और कृपाण थे, साथ ही विशेष स्टील कट कृपाण भी थे। वे नहीं थे जिनकी सड़क पर सस्ते नॉकऑफ से तुलना की जा सकती थी। ये सामग्री और शिल्प कौशल के कारण ही था कि वे स्वाभाविक रूप से महंगे थे। जाहिर है, वे सभी मूल मालिक के प्रिय संग्रह थे। नवंबर यूरो LSS1N ने इस अध्याय की प्रीमियर रिलीज की मेजबानी की। तानजेन ने नजर डाली और कियान लांग को देने के लिए 2 लंबे ब्लेड चुने। तानजेन ने ध्यान से देखा कि कियान लांग इस समूह में सबसे मजबूत व्यक्ति लग रहा था। कियान लॉन्ग के सामने बाकी लोग बहुत सावधान थे और यहाँ तक कि आयोजक भी उनके प्रति विनम्र था। ऐसी शख्सियत से दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं थी। अन्य तलवारों को तानजेन ने एक टूटे हुए कंबल में लपेटा और लापरवाही से उसके बगल में रख दिया। घुमंतु लोग इन हथियारों को कितना महत्व देते थे इसकी तुलना में तानजेन ने इन चाकुओं को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। यदि वह पृथ्वी पर लौट सकता तो ये चाकू पैसे से खरीदे जा सकते थे। थोड़े आराम के बाद उन्होंने खोज जारी रखी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके भाग्य अंक दोगुने हो गए थे, लेकिन तानजेन को इस कमरे में अधिक पैसा, सोने और चांदी के सामान और कई सिगरेट और शराब मिली। ये पुष्टि करने के बाद कि उसने हर कोने की जांच कर ली है, तानजेन ने युद्ध की लूट को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जैसे ही वह मस्तिष्क के मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर जाने वाला था, तानजेन को ज़ोंबी की गर्दन पर एक बड़ी सुनहरी चेन भी मिली। ये लगभग 100 ग्राम था। तानजेन ने स्वाभाविक रूप से मुस्कुराहट के साथ इस धन को स्वीकार कर लिया। घर से बाहर निकलने के बाद तानजेन को अचानक कुछ ख्याल आया। कियान लांग के अनुसार ऐसी जंगली इमारतों में मूल रूप से एक छिपा हुआ कमरा या तहखाना होगा जिसके अंदर एक या कई शक्तिशाली राक्षस होंगे। उन्होंने एक आधारशिला की रक्षा की। आधारशिला प्राप्त करने के बाद वे एक निश्चित अनुष्ठान के माध्यम से अपना भवन स्थापित कर सकते थे। तानजेन वास्तव में आधारशिला प्राप्त करना चाहता था,
लेकिन उसके पास वर्तमान में राक्षस से आधारशिला छीनने की क्षमता नहीं थी। कियान लॉन्ग के अनुसार आधारशिला की रक्षा करने वाले राक्षस न केवल शक्तिशाली थे, बल्कि कुछ राक्षसों के पास बेहद अजीब जादुई शक्तियां भी थीं। साधारण लोगों का उनसे कोई मुकाबला ही नहीं था। उनसे लड़ना केवल मौत को दावत देना होगा। कियान लॉन्ग यह नहीं बता सका कि राक्षस की युद्ध शक्ति कितनी शक्तिशाली थी। किसी भी मामले में ये बहुत शक्तिशाली था। भले ही उसने लागत की परवाह किए बिना इन शक्तिशाली राक्षसों को हरा दिया और कीमती आधारशिला प्राप्त कर ली, इसका मतलब यह नहीं था कि वह इमारत को सफलतापूर्वक स्थापित कर सकता था। ऐसा कहा जाता था कि इमारत की स्थापना के बाद राक्षसों के हमलों से निपटना पड़ता था। पर्याप्त समय तक टिके रहने या कुछ शर्तों तक पहुंचने के बाद ही किसी को इस दुनिया के देवताओं द्वारा पहचाना जा सकता है। इसके बाद ही आधिकारिक तौर पर भवन का निर्माण किया जाएगा। इसलिए, हालांकि अकेले घूमने वालों को आधारशिला के अस्तित्व के बारे में पता था, बहुत कम लोगों ने खुद को अधिक महत्व दिया और इस पर हमला करने की कोशिश की, भले ही इसकी खरीद कीमत बहुत अधिक थी। सामान्य परिस्थितियों में जंगली इमारत की खोज के बाद ये जंगल में अकेली खड़ी होगी। आधारशिला हटाए जाने के बाद ही यह धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो जाएगा। हालांकि तानजेन के लिए, जिसने इस दुनिया में अमीर बनने का मन बना लिया था, आधारशिला एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु थी। इससे उसे अपना भवन स्थापित करने और अपनी सेवा के लिए निवासियों के एक समूह को भर्ती करने में मदद मिल सकती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस प्रकार वह स्वयं कुछ किए बिना ही इस संसार से असीमित धन प्राप्त कर सकता था। अल्पविराम। भवन के सामने खुली जगह में खोज पूरी कर चुके पथिक एकत्र हो रहे थे। कुछ घुमक्कड़ उन चीजों को व्यापार के लिए बेचने की तैयारी कर रहे थे जो उनके लिए अनुपयोगी थी। लेन देन पूरा होने के बाद सभी घुमक्कड़ जल्दी से इमारत छोड़ देंगे, अगर खबर सुनने के बाद डाकू और सेनाएं इमारतों से भाग जाएं। तानजेन को एहसास हुआ कि दो पथिक जो उसने पहले देखे थे वे प्रकट नहीं हुए थे। कमरे की तलाशी के दौरान उन्हें किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ा होगा। एक एक करके स्टॉलों की जांच करने और पथिकों द्वारा व्यापार की जाने वाली वस्तुओं में अंतर करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि पथिक सोने और चांदी को गंभीरता से नहीं लेते थे। आमतौर पर वे इसका सामना करने के बाद इसे नहीं उठाते थे, और अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। घुमक्कड़ों के लिए पैसा रद्दी कागज के समान था, किसी ने उठाया ही नहीं। बाजार में 3 सबसे महंगी और लोकप्रिय वस्तुएं थी: कपड़े, भोजन और हथियार। जंगली इमारतों की खोज करते समय फटे हुए कपड़े बहुत आम थे, लेकिन जंगली इमारतें दुर्लभ थीं, इसलिए घूमने वालों के बीच कपड़ों की कीमत न तो अधिक थी और न ही कम। भोजन की स्थिति सदैव बहुत महत्वपूर्ण रही है। अधिकांश समय भटकने वाले लोग जंगल से भोजन प्राप्त करते थे, लेकिन बंजर जंगल स्पष्ट रूप से भटकने वालों को अपना पेट आसानी से भरने नहीं देते थे। इसलिए भोजन की कीमत अधिक थी। जंगल से कुछ भोजन भी घुमक्कड़ों के बीच अच्छी कीमत पर खरीदा जा सकता था। जहां तक उच्चतम कीमतों वाली वस्तुओं का सवाल है, वे स्वाभाविक रूप से हथियार थे। जंगली इमारतों की खोज करते समय हथियारों के मिलने की संभावना बहुत कम थी। यहाँ तक कि अगर कोई उन्हें ढूंढ भी पाए, तो उनमें से ज्यादातर रसोई के चाकू और लोहे की सलाखें ही होंगी। इसलिए अधिकांश घुमक्कड़ साधारण स्वनिर्मित हथियारों का उपयोग करते थे। हथियारों ने उनके अस्तित्व को निर्धारित किया, इसलिए जब उन्हें बिक्री के लिए अच्छे हथियार मिलते थे, तो घुमक्कड़ अपनी पूरी ताकत से उन्हें खरीदने की कोशिश करते थे। तानजेन निश्चित रूप से बेहद भाग्यशाली थी कि उसे एक साथ इतनी सारी तलवारें मिल गईं। डबल लक्कात से भाग्य अपरिहार्य था। अपना मन बनाने के बाद तानजेन को कियानलान के बगल में एक खाली जगह मिली और उसने अपने सामान के अलावा सब कुछ अलग रख दिया, जिसमें वह तलवारें भी शामिल थी जिन्हें उसने खोजा था। जैसे ही ये तलवारें सामने आईं, उन्होंने तुरंत ही घुमक्कड़ों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। लगभग सभी लोग आगे की ओर झुक गए। जैसे ही उन्होंने इन हथियारों को लालची आंखों से देखा, उन्होंने गुप्त रूप से तानजेन के सौभाग्य से ईर्ष्या की। उसी समय किसी ने कीमत पूछी। कियान लॉन्ग ने भी इन चाकुओं को अपनी आंखों में लालसा से देखा, लेकिन जल्द ही उसकी आंखें साफ हो गईं। उसने तानजेन पर नजर डाली, जो दूसरों द्वारा कीमत पूछे जाने पर थोड़ा भ्रमित हो गया, और जल्दी से बोला, ये 50 लेवल 1 ब्रेन मोतियों के लिए बेचा जाएगा, यह 80 लेवल 1 ब्रेन मोतियों के लिए बेचा जाएगा, ये 100 में बिकेगा। तानजेन मुस्कुराए और सिर हिलाया। वह कियानलान से सहमत थे, लेकिन उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ कि तलवारें इतनी कीमत पर बेची जा सकती हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में हथियारों की कीमत इतनी ज्यादा होगी। ऐसा लग रहा था कि वापस लौटने पर उसे जल्द से जल्द बेचने के लिए चाकुओं और तलवारों का एक बैच मिल जाना चाहिए। ये पता चला कि कियानलान ने जो कीमत पेश की वह महंगी नहीं थी। कीमत सुनने के बाद कुछ घुमक्कड़ों ने तुरंत अपनी निजी संग्रह जेबें निकाली और मस्तिष्क की मालाएं तानजेन को सौंप दी। जब पर्याप्त दिमाग वाले घुमक्कड़ों ने हथियार खरीद लिए, तो उन्होंने तुरंत उन्हें प्यार से बांट दिया। जहां तक अपर्याप्त मस्तिष्क मोतियों वाले घुमक्कड़ों की बात है, तानजेन ने उन्हें व्यापार करने के लिए सोने, चांदी और धन का उपयोग करने की अनुमति दी। इससे कुछ घुमक्कड़ों ने गुप्त रूप से तानजेन की मूर्खता पर हंसना शुरू कर दिया, और फिर उन्होंने खुशी खुशी उसके साथ व्यापार किया। कियान लॉन्ग भी तानजेन के व्यवहार से हैरान लग रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लेन देन का दृश्य बहुत विस्फोटक था।
तानजेन द्वारा प्राप्त दर्जन भर चाकू और विविध वस्तुएं मस्तिष्क मोतियों के एक बड़े ढेर के बदले तुरंत बदल दी गईं। तानजेन ने अनुमान लगाया कि उनमें से कम हजारों थे। लेन देन समाप्त होने के बाद तानजेन ने कियानलॉन को एक तरफ बुलाया और उसे एक लंबी कृपाण दी जिसे उसने पहले हटा दिया था। इस लंबे कृपाण का स्वरूप लंबा और पतला था और यह म्याओ कृपाण होना चाहिए। पैटर्न और तरीकों से इसमें फोल्डिंग फोर्जिंग और अर्थ बनिंग ब्लेड के संयोजन का उपयोग किया जाना चाहिए जिससे ये कृपाण मध्यम रूप से लचीला और असामान्य रूप से तेज हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कियान लांग ने देरी नहीं की। इसके बजाय जब उसने लंबी कृपाण उठाई तो उसकी आंखें चमक उठी। थोड़ी देर तक ध्यान से रगड़ने के बाद उसने मस्तिष्क के मोतियों का एक बैग तानजेन के हाथों में थमा दिया। हालांकि यह निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है, मेरे पास बस यही बचा है, कियान लांग ने अपराधबोध के संकेत के साथ कहा। मैं यह नहीं चाहता, इसे दूर रख। तानजेन ने बैग को पीछे धकेल दिया और कियान लॉन्ग का ब्रेन बीड लेने से दृढ़ता से इनकार कर दिया। अप्रत्याशित रूप से कियान लांग और भी अधिक सीधा था। उसने सीधे तानजेन पर तलवार फेंकी। ये दर्शाता है कि यदि उसने मस्तिष्क मन का नहीं लिया तो उसे ये तलवार भी नहीं चाहिए। तानजेन असहाय थी और केवल मन का हटा सकती थी। जैसे ही लेन देन पूरा हो गया और उन्होंने अन्वेषण अभियान के आयोजक को भुगतान कर दिया, अधिकांश भटकने वालों ने जल्दी से निकलने का फैसला किया। शायद तानजेन के लाभ से प्रेरित होकर बहुत कम संख्या में लोगों ने जंगली इमारत में फिर से प्रवेश करने का फैसला किया और ध्यान से उन कोनों की खोज की जो दूसरों से छूट गए हों। हालांकि वे इस बार स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे और यदि वे चाहें तो उस कमरे में भी प्रवेश कर सकते थे जिसमें तानजेन पहले गई थी। तानजेन स्वाभाविक रूप से अमीर बनने का यह अवसर नहीं चूकेंगे। पहले अवलोकन के माध्यम से उन्होंने प्रारंभिक रूप से पुष्टि की थी कि कियान लॉन्ग के चरित्र पर भरोसा किया जा सकता है, इसलिए इस बार वह कियान लॉन्ग के साथ चले गए और हर कमरे के कोनों की सावधानीपूर्वक तलाशी ली, किसी भी मूल्यवान वस्तु को जाने नहीं दिया। जब वे दोनों आखिरी कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने जो बैग उठाया वह पैसे, सोना, चांदी, गहने और कुछ प्राचीन कबाड़ से भरा था। इस बार उन्हें बहुत फायदा हुआ था। उसने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि उसने जो पैसा इकट्ठा किया था वह 400,000 से 500,000 युआन से कम नहीं था। सोना, चांदी, आभूषण और अन्य वस्तुओं की कीमत का अनुमान लगाना असंभव था, लेकिन ये कम से कम 200,000 युआन थी। तानजेन अपने दिल में आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह रातों रात अमीर बन गया था। ये पुष्टि करने के बाद कि जंगली इमारत में कोई और उपयोगी संसाधन नहीं है, तानजेन और कियान लांग जल्दी से चले गए और खरपतवार से भरे जंगल में प्रवेश कर गए। जंगली इमारत को रात में रोका नहीं जा सकता था, क्योंकि जब भी रात होती, जंगली इमारत के आसपास का क्षेत्र राक्षसों के लिए स्वर्ग बन जाता। वे इस जगह पर कब्जा कर लेंगे और साथ ही कुछ बेहद अजीब चीजें भी घटेंगी। जंगली इमारत में रात बिताने वाले घुमक्कड़ शायद ही कल का सूरज देखने के लिए जीवित रहते थे। अतः रात्रि के समय जंगली भवन में ठहरना घुमक्कड़ों के लिए वर्जित हो गया। हालांकि तानजेन इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि रात में यहाँ क्या होगा, वह अनावश्यक जोखिम नहीं लेना चाहता था। हालांकि जो पथिक जंगली इमारत का पता लगाने के लिए एकत्र हुए थे, उन्होंने सुनिश्चित करने के लिए देवताओं से शपथ ली थी कि वे अन्वेषण के दौरान अपने साथियों के लिए कुछ भी हानिकारक नहीं करेंगे, लेकिन कौन गारंटी दे सकता है कि कोई भी इसे तोड़कर दंडित होने का जोखिम नहीं उठाएगा। उनकी शपथ, इसलिए जितनी जल्दी हो सके छोड़ना सबसे अच्छी योजना थी। कियान लॉन्ग इस बार के लाभ से बहुत संतुष्ट थे। रास्ते में उसने और बातें की। कियान लॉन्ग के अनुसार कई घूमने वालों को जंगली इमारत का पता लगाने का मौका नहीं मिला। सबसे पहले जंगली इमारत के प्रकट होने की संभावना बहुत कम थी। यहाँ तक कि अगर उन्हें इसका सामना करना पड़ा तो उन्हें अन्वेषण के लिए योग्य लोगों का एक समूह इकट्ठा करना पड़ा। दूसरे, एक बार जब उन्हें जंगली इमारत का पता चला तो पास के सशस्त्र बल तुरंत इस जगह पर कब्जा करने के लिए हथियारबंद लोगों को भेज देंगे। घुमक्कड़ों को पास आने से मना किया गया, अन्यथा उन्हें बिना दया के मार दिया जाता। इतने वर्षों तक जंगल में भटकने के बाद कियान लॉन्ग ने केवल 3 जंगली इमारतों की खोज की थी। जब अलग होने का समय आया तो कियान लॉन्ग ने तानजेन से पूछा कि क्या वह उसके साथ घूमने और खोजबीन करने को इच्छुक है। इस तरह वे एक दूसरे का ख्याल रख सकते थे। उन पर तानजेन की अच्छी छाप थी। तानजेन की आंखों में आम घुमक्कड़ों जैसा सुन्नपन नहीं था और उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। अगर ऐसा न होता तो वह कुछ नहीं कहते। आखिरकार वह इतने वर्षों से अकेला भटक रहा था। ये सुनकर तानजेन का दिल तेजी से धड़कने लगा। दूसरे पक्ष ने भी उन पर अच्छा प्रभाव डाला था। वह धर्मात्मा और सीधा साधा था। हालांकि वे एक दूसरे को थोड़े समय के लिए ही जानते थे, दूसरे पक्ष ने हमेशा उसका ख्याल रखा था। तानजेन को इस दुनिया में एक मार्गदर्शक की आवश्यकता थी और अपनी इमारत स्थापित करने के बाद उसे मदद के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति की भी आवश्यकता थी। कियान लांग मानक पर खरा उतरता नजर आया। तानजेन ने एक पल के लिए सोचा। उसकी देखभाल के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति का होना अच्छा था, इसलिए उसने सिर हिलाया और कियान लांग के साथ अंतहीन जंगल का पता लगाने के लिए सहमत हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क करें टॉस साइट में, दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास को पूरा ऑनलाइन पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 8.C8
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वांड्रा टाउन और टेलीपोर्टेशन। वे दोनों अपने अपने संसाधन लेकर जंगल में चले गए। साथ ही वे रास्ते में रुकावट बनने वाली जंगली घास को लगातार एक तरफ धकेलने के लिए अपने हाथों में मौजूद औजारों का इस्तेमाल करते थे। कियान लांग, जो अनुभवी था, आगे चल रहा था। जैसे ही वह चलता था, वह दिशा का आकलन करता था और समय समय पर आगे के मार्ग को समायोजित करता था। तान जेन ने उसकी कठोर उपस्थिति को देखा और मदद नहीं कर सकी, लेकिन पूछा, क्या आप आमतौर पर इस तरह से दिशाओं का आकलन करते हैं? क्या तुम्हारे पास नक्शे और कंपास नहीं है? कियान लॉन्ग ने अपना सिर हिलाया और असहाय होकर कहा, मानचित्र बहुत अविश्वसनीय हैं और वे बहुत महंगे हैं। इन्हें पाना भी बहुत मुश्किल है। कुछ निश्चित स्थानों के अलावा अन्य स्थान अक्सर बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए, भले ही आप अपने पैरों के नीचे के खरपतवार को जला दें, फिर भी वे अगले दिन अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएंगे। मूल रूप से खाली घास पर इमारतों का एक बड़ा समूह किसी भी समय दिखाई दे सकता है। साधारण कंपास भी बेकार हैं। उन्हें बाहर निकालने के बाद वे केवल बिना रुके घूमेंगे। दिशा निर्धारित करना असंभव है। आखिरकार इस माहौल में अनुभव ही सबसे भरोसेमंद था। नवंबर यूरो LSS1N ने इस अध्याय की प्रीमियर रिलीज की मेजबानी की। वे चले और रास्ते में रुके। यदि वे वास्तव में थके हुए होते, तो वे बैठ जाते और एक पल के लिए आराम करते। जब लगभग अंधेरा हो गया, तो आखिरकार वे दोनों एक संकरे रास्ते पर पहुंचे। ऐसा लगता था कि रास्ते पर अक्सर लोग चलते थे, इसलिए जंगली घास नहीं उग सकती थी। कियान लॉन्ग ने तान जेन से कहा कि इस रास्ते पर चलने से एक इमारत बनेगी। इस इमारत को ब्लैक रॉक सिटी कहा जाता था। ये शक्तिशाली था और मुख्य भवन में 20 मंजिलें थीं। मुख्य संरचना के चारों ओर 20 मीटर ऊंची 4 संलग्न संरचनाएं थीं, जो 5 मंजिलों में विभाजित थीं। इसे मुख्य संरचना की मुख्य रक्षा संरचना माना जाता था। इमारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए फर्श पर एक शक्तिशाली सेना तैनात थी। इमारत की परिधि के पास घुमक्कड़ों द्वारा बसाया गया एक छोटा सा शहर था। भवन के लिए धन कमाने के साथ साथ वे परोक्ष रूप से भवन की सुरक्षा का भी आनंद लेते थे। इमारत में शामिल होने के अवसर की प्रतीक्षा करते हुए भटकने वाले लोग यहाँ वस्तुओं और सूचनाओं का व्यापार करते थे। चूंकि राक्षस अंधेरा होने के बाद सामूहिक रूप से घूमने के लिए बाहर आते थे, इसलिए उनकी संख्या भी अजीब तरह से बढ़ जाती थी। यदि वे बदकिस्मत होते, तो वे हवा से भी प्रकट हो सकते थे। इसलिए उन दोनों ने अपनी गति तेज कर दी और अंततः रात होने से पहले बाजार में पहुंच गए। तान जेन ने इस घुमंतु शहर को दूर से देखा और महसूस किया कि यह एक पहाड़ी पर बनाया गया था। इसने बहुत विस्तृत क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सभा स्थल के हजारों मीटर के भीतर जंगली घास साफ कर दी गई थी और यह बहुत चौड़ी थी। पत्थरों और लकड़ियों से बनी दीवार बहुत मजबूत लग रही थी। ये निश्चित रूप से 5 मीटर से अधिक ऊंचा था। वहां कई घुमक्कड़ भी हथियारों के साथ गश्त कर रहे थे। उन दोनों ने जल्दी की और आखिरकार शहर का दरवाजा बंद होने से पहले आखिरी क्षण में प्रवेश किया। 2 मोतियों का भुगतान करने के बाद उन्हें गार्डों द्वारा 1 महीने के भीतर शहर में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने की अनुमति दी गई। घुमक्कड़ नगर का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था, जो कई हेक्टेयर तक फैला हुआ था। यह एक साधारण किले जैसा था। दुर्भाग्य से यह अभी भी एक इमारत नहीं थी। इसमें भवन जैसी कोई सुविधा नहीं थी। हालांकि हर चीज के पक्ष और विपक्ष थे, क्योंकि यह एक इमारत बन गई। ये पथिक जिन्होंने निवासी होने की योग्यता प्राप्त नहीं की थी, वे इसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तब घुमंतु शहर के मालिकों को बड़ी मात्रा में धन आय का नुकसान होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि इमारत बाजार द्वारा लाए गए सभी घुमंतु लोगों को निवासियों के रूप में लेना चाहती है, तो इमारत का स्तर बहुत ऊंचा होना चाहिए। हालांकि इमारत के प्रत्येक स्तर पर अनगिनत संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इमारत के उन्नयन के दौरान इसे हर बार राक्षसों के हमले का सामना करना पड़ेगा। एक बार जब इमारत की रक्षा विफल हो गई, तो पिछले सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। उन्हें अनगिनत संसाधनों का निवेश करना पड़ा और अपना दिमाग लगाना पड़ा। अंत में वे सब कुछ खो भी सकते हैं। इसकी तुलना में एक घुमंतु शहर चलाना स्वाभाविक रूप से आसान था। इसके अलावा एक बार जब राक्षसों ने हमला कर दिया, तो पथिक शहर बड़ी संख्या में लड़ाके भी प्रदान कर सकता था और पहली रक्षा पंक्ति बना सकता था। उनका मानना था कि ब्लैक रॉक सिटी ने भी इसी सोच के चलते इमारत के पास इस घुमंतु शहर की स्थापना की थी। एकमात्र दोष ये था कि राक्षस समय समय पर इस स्थान पर आक्रमण करते रहते थे। हर रात रक्षा कार्य एक हमले और रक्षा युद्ध की तरह था। साधारण राक्षसों से आसानी से निपटा जा सकता है, लेकिन अगर वे इतने दुर्भाग्यशाली रहे कि शक्तिशाली राक्षसों का सामना कर सके, तो शहर बहुत हद तक नष्ट हो सकता है। हालांकि घुमक्कड़ों के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। कभी कभी वे जानते थे कि यह आदर्श नहीं था, लेकिन वे केवल खुद को तैयार कर सकते थे और ऐसा कर सकते थे। यह अस्तित्व का सत्य था। आपको जीवन और भाग्य के अनुरूप ढलना था, लेकिन जीवन और भाग्य को आपको अनुकूल बनाने दें। घुमक्कड़ नगर के नियमता के हाथ में सशस्त्र बलों का एक जत्था भी था। समय समय पर साधारण कवच में गंभीर और ठंडे भाव वाले सैनिकों को सड़क पर देखा जा सकता था, जो हर घुमक्कड़ को चमकदार आंखों से देखते थे। तान जेन ने इन सैनिकों के हथियारों और उपकरणों को ध्यान से देखा और पाया कि अधिकांश हथियारों की गुणवत्ता बहुत सामान्य थी। कवच ने केवल महत्वपूर्ण क्षेत्रों की रक्षा की।
वह नहीं जानता था कि क्या ये तलवारों के छेदने वाले प्रहारों को रोक सकता है, लेकिन उन घुमकड़ों की तुलना में जो केवल छोटी तलवारें और लोहे की सलाखें रखते थे, उनके शरीर गंदे धातु और लकड़ी के टुकड़ों से कवच के रूप में ढके होते थे। इन सैनिकों को पहले से ही अच्छी तरह से सुसज्जित माना जाता था। शाम के इस समय बाजार में अभी भी कई आवारा लोग सक्रिय थे। वे या तो कुछ साधारण घरों में घुसे और निकले या अग्निकुंड के पास बातचीत करने के लिए एकत्र हुए। इसके अलावा कुछ हथियारधारी घुमक्कड़ भी थे जिन्होंने बाजार का किराया स्वीकार कर लिया था। वे बाजार की दीवार पर गंभीर भावों के साथ खड़े थे और किसी भी राक्षस से रक्षा कर रहे थे जो हमला कर सकता था। वांड्रा मार्केट से कुछ ही दूरी पर एक विशाल इमारत खड़ी थी जो बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर रही थी। यह एक क्रूर राक्षस की तरह लग रहा था। जब तक बाजार में घूमने वाले सिर उठाते, उन्हें इमारत की खिड़कियों से निकलने वाली हल्की रोशनी दिखाई देती। उनकी आंखें ज्यादातर इच्छा से चमकती थी, जैसे कि उन्होंने कल्पना की हो कि वे एक दिन जीवित रह सकते हैं और इस दुखी जीवन को समाप्त कर सकते हैं। हंगामा मच गया। तानजेन ने आवाज की दिशा में देखा। पता चला कि राक्षसों का एक समूह बाजार पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। 10 मिनट बाद राक्षस गार्डों से हार गए और अपने पीछे कई लाशें छोड़ गए। कल जब सूरज उगेगा तो भटकते सफाई कर्मियों द्वारा इन राक्षसों के दिमागों को उखाड़ लिया जाएगा और उनके शरीर को साफ कर दिया जाएगा। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि अभी भी कई राक्षस शहर के बाहर घूम रहे थे। उन्होंने फिर भी इस जगह पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वे आग की लपटों और भटकने वालों की तलवारों से डर गए और वहां से निकलना बर्दाश्त नहीं कर सके। अपने अवसाद में वे केवल दहाड़ ही सकते थे। कियान लांग इस जगह से बहुत परिचित थे। उसने सामने रास्ता दिखाया और तानजेन को एक बहुत बड़ी 2 मंजिला मिट्टी की इमारत में ले गया। ये शहर के सबसे सस्ते होटलों में से एक था। यह नीचा और अंधेरा लग रहा था और हवा में एक बेहद अजीब गंध भर गई थी। अग्निकुंड के सामने लकड़ी के काउंटर के पीछे अपेक्षाकृत साफ सुथरी पोशाक और कुछ हद तक आकर्षक दिखने वाली एक महिला बैठी थी। उसके बगल में 2 ताकतवर आदमी लकड़ी के प्यालों से घटिया शराब पी रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तानजेन और उसके साथी को देखने के बाद 2 हटे कट्टे लोगों ने उन्हें आकार दिया और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। 2 लोग 3 दिन तक रुकेंगे। एक दिन में एक व्यक्ति आधा स्तर एक मस्तिष्क मन का है। हम 2 वक्त का खाना मुहैया कराते हैं। 2 के लिए 3 दिन में आपको 3 लेवल 1 ब्रेन मोतियों की कीमत चुकानी पड़ेगी। भुगतान करो सुंदर दोस्तों। जैसे ही बेटी बोली, वह आगे की ओर झुक गई, जिससे उसकी सफेद छाती दिखाई देने लगी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उन दोनों के सामने एक अथाह खत दिखाई दी और एक फीकी खुशबू ने हमला कर दिया। तानजेन ने दूसरी पार्टी की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। कियान लॉन्ग ने भी महिला की चुलबुली निगाहों को नजरअंदाज कर दिया और बिना किसी भाव के सिर हिलाया। आवाज शुल्क के रूप में 3 लेवल 1 ब्रेन बीड्स का भुगतान करने के बाद उन दोनों ने रात के खाने के लिए एक मोटे अनाज पैनकेक और जंगली सब्जी का सूप प्राप्त किया। ये प्रतिदिन मेहमानों को सराय द्वारा प्रदान किया जाने वाला भोजन हिस्सा था। उन दोनों ने रात का भोजन समाप्त करने के बाद आराम करने के लिए संकीर्ण, अंधेरे और बदबूदार छोटे से घर में प्रवेश किया। सूखी घास के बोर्ड पर लेटकर तानजेन शांत हो गई। आसपास का माहौल जांचने के बाद उसने मस्तिष्क के मोतियों वाली जेब निकाली। उसने धीरे धीरे मस्तिष्क के मोतियों और सेल फोन को एक साथ रखा। जैसा कि उसे उम्मीद थी, मस्तिष्क के मोती तुरंत सेल फोन द्वारा अवशोषित कर लिए गए। जैसे ही मस्तिष्क ने अवशोषण करना समाप्त किया, उसके सेल फोन स्क्रीन पर नए परिवर्तन दिखाई देने लगे। टेलीपोर्टेशन आइकन के अंतर्गत एक 200 जोड़ नंबर प्रदर्शित किया गया था। साथ ही इसने उसे याद दिलाया कि उसके पास सोने के सिक्कों की कुल मात्रा उसे 200 से अधिक बार टेलीपोर्ट करने की अनुमति दे सकती है। उनकी निजी जानकारी में सोने के सिक्कों की कुल संख्या 13,000 से भी ज्यादा हो चुकी थी। ये रकम उसे उत्साहित करने के लिए काफी थी। वह देखने के लिए तुरंत कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का प्रयास करना चाहता था, लेकिन सुरक्षा कारणों से उसने पहले घर टेलीपोर्टिंग का प्रयास करने का निर्णय लिया। उसने नकदी और कीमती धातुओं से भरा बैग अपने हाथ में पकड़ लिया और अपने सेल फोन में टेलीपोर्टेशन विकल्प की ओर रुख किया। टेलीपोर्टेशन फंक्शन को सक्रिय करने का प्रयास करने के लिए उसने ध्यान से आइकन पर क्लिक किया। एक पल में उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी सुरंग से गुजरा हो। उसके बाद तानजेन सफलतापूर्वक अपने घर लौट आया। अपने आसपास को ध्यान से देखने और यह पुष्टि करने के बाद कि यह उसका घर है, तानजेन ने आखिरकार राहत की सांस ली। ये यात्रा बहुत खतरनाक और अजीब थी। अगर वह दूसरों को बताता भी तो शायद कोई उस पर विश्वास नहीं करता। बेशक तानजेन निश्चित रूप से किसी को नहीं बताएगा। आखिरकार इसका संबंध उनके जीवन से था। चूंकि वह घर लौट आया था, तानजेन अपना सेल फोन निकाल सकता था और बिना किसी चिंता के उसे आजमा सकता था। सबसे पहले उन्होंने टेलीपोर्टेशन विकल्प खोला और पुष्टि की कि प्रत्येक टेलीपोर्टेशन 5 स्तर एक मस्तिष्क मोतियों की खपत करेगा। दूसरे शब्दों में, ये 50 सोने के सिक्के होने चाहिए। टेलीपोर्ट को आगे पीछे करने में 100 सोने के सिक्के लगेंगे। फिर उन्होंने एप्लीकेशन स्टोर खोला और अपनी जरूरत का सॉफ्टवेयर चुनना शुरू किया। चुनाव करते समय उन्होंने इसकी जांच की और महसूस किया कि इस समय उनके लिए 4 कार्य सबसे उपयुक्त थे। पहला एक प्राथमिक मानचित्र था जो 100 मीटर के दायरे में इलाके और राक्षसों को प्रदर्शित कर सकता था।
दूसरा प्रक्षेपण था जो उसे अपने सामने स्क्रीन छवि देखने और धारणा के माध्यम से सेल फोन को नियंत्रित करने की अनुमति दे सकता था। तीसरा एक शुरुआती स्तर का राक्षस डिटेक्टर था जो मालिक से 3 स्तर ऊपर राक्षस की जानकारी प्रदर्शित कर सकता था। चौथा एक लघु भंडारण स्थान था जो 1 घन मीटर की भंडारण मात्रा के साथ एक आयामी स्थान खोल सकता था। यदि उसने सभी 4 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए तो उसके द्वारा अभी अभी प्राप्त किए गए सोने के सिक्के समाप्त हो जाएंगे। हालांकि उनके जीवन की तुलना में ये निवेश कुछ भी नहीं थे। इसके अलावा ये एप्लीकेशन उसे वैकल्पिक दुनिया में बेहतर और सुरक्षित रूप से जीवित रहने में मदद कर सकते हैं। डाउनलोड की पुष्टि करने के लिए क्लिक करने के बाद खाते से सोने के सिक्के तुरंत कट गए। कुछ ही सांसों में चारों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए। मूल रूप से खाली सेल फोन स्क्रीन को अंततः भरते हुए देखकर तान जेन को अचानक बहुत अधिक सहजता महसूस हुई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क करें टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास को पूरा ऑनलाइन पढ़ें उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 9.C9 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जादुई अनुप्रयोग और सोने की बिक्री। चूंकि डाउनलोड पूरा हो चुका था, स्वाभाविक रूप से उसे इसका परीक्षण करना पड़ा। टैन जेन मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा उत्साहित हो गया क्योंकि उसने इन ऐप्स की जादुई क्षमताओं की कल्पना की थी। मुझे पहले क्या प्रयोग करना चाहिए? मैं पहले प्राथमिक मानचित्र आजमाऊंगा। अपना मन बनाने के बाद तान जेन ने सबसे पहले प्राथमिक मानचित्र को सक्रिय करना चुना। उसी समय सेल फोन स्क्रीन पर एक बहुत स्पष्ट सक्रिय छवि दिखाई दी। ध्यान से देखने पर यह उसके घर के पास का इलाका था। ये छवि ऐसी थी मानो कोई ऊंचाई से इसका सीधा प्रसारण कर रहा हो। दृश्य बहुत साफ था, लेकिन दृश्य केवल सड़क के दृश्यों तक ही सीमित था। दुर्भाग्यवश कमरे का दृश्य प्रदर्शित नहीं किया गया। फिर भी इस मानचित्र की क्षमता अत्यंत प्रबल मानी गई। तान जेन बहुत लालची नहीं थी, बस ये वास्तविक समय की छवियां उसकी सुरक्षा को बहुत अधिक बढ़ाने के लिए पर्याप्त थीं। तान जेन ने करीब से देखा और महसूस किया कि इस प्राथमिक मानचित्र को वास्तव में उन्नत किया जा सकता है, लेकिन लागत भी बेहद चौंकाने वाली थी। प्राथमिक मानचित्र से मध्यवर्ती मानचित्र में अपग्रेड करने में वास्तव में 100,000 सोने के सिक्के खर्च हुए। बेशक प्रदर्शित सीमा को 1 और किलोमीटर तक विस्तारित किया गया था। हालांकि प्राथमिक मानचित्र की तुलना में मध्यवर्ती मानचित्र का कार्य भी अधिक मजबूत था। इसके अलावा मानचित्र में अतिरिक्त चीजें भी जोड़ी जा सकती हैं, जैसे मित्र और शत्रु पहचान फंक्शन प्लगइन, वर्टिकल अटैक फंक्शन प्लगइन, मैप कैनन फंक्शन प्लगइन, टेलीपोर्टेशन फंक्शन प्लगइन इत्यादि। तान जेन स्तब्ध रह गया। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या ये कार्यात्मक प्लग-इन उतने ही शानदार थे जितने पेश किए गए थे, बस भयानक डाउनलोड कीमत लोगों को चकित करने के लिए पर्याप्त थी। उदाहरण के लिए, प्लग-इन में से एक को इलाके संशोधन कहा जाता था। परिचय के अनुसार, यह मानचित्र में भूभाग को संशोधित कर सकता है। इसे हर बार 1 मिनट के लिए और दिन में 1 बार इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन डाउनलोड की कीमत वास्तव में 1 मिलियन जितनी अधिक थी। ईश्वर जानता था कि तान जेन कब 10 लाख सोने के सिक्के जमा करने में सक्षम होगा। इसका मतलब था 100,000 लेवल 1 ब्रेन मोती। यदि 100,000 राक्षस एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो कैसा होगा? इसके बारे में सोचते ही तान जेन के रोंगटे खड़े हो गए। मानचित्र फंक्शन से परिचित होने के बाद तान जेन ने अपनी आंखों में प्रक्षेपण फंक्शन खोला। एक पारभासी सेल फोन स्क्रीन छवि सीधे उसकी आंखों के सामने आ गई। ये सेल फोन पर प्रदर्शित सामग्री के समान था, यहाँ तक कि खोले गए मानचित्र का चित्र भी उसकी आंखों के सामने प्रदर्शित हो गया। इसके अलावा इन छवियों ने उनकी दृष्टि को प्रभावित नहीं किया। जब वह अपना ध्यान इन छवियों से हटाता तो छवियां स्वतः ही धुंधली हो जाती। जब वह सेल फोन स्क्रीन को दोबारा ब्राउज करना चाहता था तो गायब छवि फिर से उसकी आंखों के सामने आ जाती थी। इसके अलावा जैसा कि वह चाहते थे, स्क्रीन भी उनकी इच्छानुसार काम कर सकती थी। चाहे सॉफ्टवेयर को खोलना हो या बड़ा और छोटा करना हो, सब कुछ स्वतंत्र रूप से बदला जा सकता है। ये तो बस एक दिव्य हथियार था। ये फंक्शन तान जेन के लिए बेहद मददगार था। आखिरकार हर समय उसके हाथ में सेल फोन रखना परेशानी भरा था। विशेष रूप से युद्ध में वह इसे संचालित करने के लिए अपने हाथों को मुक्त नहीं कर सका। अब चूंकि उसकी आंखों में प्रक्षेपण का कार्य था, यह उसके बंधे हाथों और पैरों को खोलने के बराबर था। यह अध्याय पहली बार नवंबर यूरो LSS1N प्लेटफॉर्म पर साझा किया गया था। उसने एक सेल फोन कवर निकाला और सेल फोन उसमें रख दिया। प्रयोग करने के बाद उसे पता चला कि यह वास्तव में बहुत सुविधाजनक था। बात सिर्फ इतनी थी कि ऑपरेशन की गति थोड़ी धीमी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तान जेन ने केवल नेत्र प्रक्षेपण फंक्शन का उपयोग किया और शेष अनुप्रयोगों की जांच करना जारी रखा। तान जेन द्वारा प्राथमिक राक्षस डिटेक्टर को सक्रिय करने के बाद ये पता चला कि इसका उपयोग वर्तमान क्षेत्र में नहीं किया जा सकता है। इसने ये भी संकेत दिया कि वह इसे प्राथमिक मानचित्र में एकीकृत कर सकता है, लेकिन लागत 10,000 सोने के सिक्के थी। मॉन्स्टर मॉनिटर को मानचित्र में एकीकृत करने के बाद हर बार जब मॉन्स्टर मानचित्र प्रदर्शन की सीमा में प्रवेश करता था तो उसे सचेत करने के लिए मानचित्र को लाल बत्ती से चिन्हित किया जाता था। बेशक प्रदर्शित राक्षस स्तर शुरुआती राक्षस डिटेक्टर के समान था और उच्च स्तरीय राक्षस प्रदर्शित नहीं किए जा सके।
तान जेन ने ये देखकर अपने होंठ सिकोड़ लिए। अब वह मानचित्र को उन्नत करने के लिए 10,000 सोने के सिक्के नहीं निकाल सका, इसलिए वह इसे सीधे ही छोड़ सकता था। अगला एप्लीकेशन था जिसने तान जेन को सबसे अधिक उत्साहित किया, जो कि लघु भंडारण स्थान था। इसे व्यक्तिगत गोदाम भी कहा जा सकता है। हालांकि जब टैन जेन ने इस ऐप को खोला तो उसके सामने अचानक एक नोटिफिकेशन आया। कम कॉन्फ़िगरेशन और संस्करण के कारण यह मशीन एक ही समय में केवल 4 एप्लीकेशन चला सकती है। अपग्रेड करने के बाद इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। यदि आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो कृपया पहले सोने के सिक्कों का भुगतान करें। हर चीज के लिए सोने के सिक्कों की आवश्यकता थी। कितना कष्टप्रद। तान जेन वास्तव में इस बारे में शिकायत करने के मूड में नहीं थी, नहीं उसने इस संकेत पर ज्यादा ध्यान दिया। किसी भी स्थिति में उसके पास अब सोने के सिक्के नहीं थे। तान जेन के अनुमान के अनुसार ये 4 आवेदन पर्याप्त थे। जहां तक समतलीकरण की समस्या का सवाल है, भविष्य में उसके पास पर्याप्त सोने के सिक्के होने पर वह इस समस्या को हल करने पर विचार करेगा। जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, ये भंडारण स्थान विशेष रूप से उपयोगी था। वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए उसे केवल एक विचार की आवश्यकता थी। कुछ बार प्रयास करने के बाद टैन जेन ये पुष्टि कर सका कि अब अन्य एप्लीकेशन का भी उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब तक इस ऐप का उपयोग सामान्य रूप से किया जा सकता है, तब भी वह अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। कुछ और बार प्रयास करने के बाद तान जेन ने भंडारण स्थान से सभी सामान निकाल लिया। अपने साथ लाए गए धन और कीमती धातुओं को छुपाने के बाद उसने भंडारण स्थान में कुछ चावल, आटा, तेल और नमक रखा। वह इन चीजों को खाने के लिए नहीं लाया था, बल्कि उन्हें बेचने और ये देखने के लिए लाया था कि वह कितने मस्तिष्क मोतियों के बदले ले सकता है। हालांकि हथियार लाभदायक थे, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होता अगर कोई अतिरिक्त आय चैनल होता? अपना पेट भरने के लिए नूडल्स का एक कटोरा भिगोने के बाद उसने अलमारी से सिगरेट के 2 पैकेट निकाले। गहरी सांस लेने के बाद उसने टेलीपोर्टेशन को फिर से सक्रिय कर दिया। जैसा कि अपेक्षित था, जैसे ही उसकी दृष्टि धुंधली हुई, वह संकीर्ण सराय कक्ष में लौट आया। टैन जेन ने राहत की लंबी सांस ली और उसे जलाने के लिए अपनी जेब से सिगरेट निकाली। हालांकि जैसे ही उसने कुछ बार धूम्रपान किया, कियान लोंग ने धुएं की गंध महसूस की और आने के लिए दरवाजा खोल दिया। कुछ देर हंसने के बाद कियान लोंग ने सिगरेट का डिब्बा लेकर जाने को कहा। उसके बाद उसने जल्दी से एक सिगरेट निकाली और उसे जलाकर खुशी से पीने के लिए घर लौट आया। इस रात्रि में समय समय पर राक्षसों की चीखें आती रहती थीं। अगली सुबह आने पर ही यह शांत हुआ। तान जेन जल्दी उठा और तंग गया। सूखे बिस्तर ने उसे विशेष रूप से असहज महसूस कराया। उसने चावल, आटा, तेल और नमक जो उसने लंबे समय से अपने भंडारण स्थान से निकाला था, कियान लांग को सौंप दिया और उसे भोजन के रूप में अपने लिए एक हिस्सा रखने दिया। वह बाकी को ये देखने के लिए बेच देगा कि वह इसे किस कीमत पर बेच सकता है। उसी समय तान जेन ने कियान लोंग से यह भी कहा कि वह किसी काम के लिए कुछ दिनों के लिए यहाँ से चला जाएगा और उसे यहाँ पहरा देने और उसकी वापसी का इंतजार करने के लिए कहा। जब उसने तान जेन द्वारा उसे दिया गया भोजन देखा तो कियान लोंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह खाना उसके द्वारा पहले देखे गए खाने से अलग था। इसमें कोई रेत या सांचा नहीं मिलाया गया था। इस प्रकार का भोजन पथिकों के व्यंजनों में अपेक्षाकृत दुर्लभ था, खासकर क्योंकि इन खाद्य पदार्थों में कीमती तेल और नमक होता था। यह एक अत्यंत दुर्लभ संसाधन भी था। बाजार में कीमत के हिसाब से इस खाने की कीमत कम से कम सैकड़ों लेवल 1 ब्रेन मोतियों की थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। किसी भी पथिक के लिए सैकड़ों लेवल 1 ब्रेन मोतियों का सामान एक बड़ी रकम थी, लेकिन अब तान जेन ने इसे सीधे उसे सौंप दिया था। उन दोनों को एक दूसरे को जानने का समय बहुत कम था, लेकिन उन्होंने इसे बहुत अच्छे से निभाया और एक दूसरे पर भरोसा भी कर सकते थे। ये बहुत दुर्लभ था। कियान लोंग की नजर काफी देर तक भोजन पर टिकी रही, फिर उसने तान जेन की ओर देखा और कहा, सावधान रहें। तान जेन मुस्कुराए और सिर हिलाया। वह मुड़ा और शहर के दरवाजे से बाहर चला गया। अगले आधे घंटे तक घास फूस के बीच रास्ते पर चलने के बाद उसकी आकृति तेजी से घास में गायब हो गई। वास्तव में तान जेन, जो घास में घुस गया था, ने तुरंत टेलीपोर्टेशन सक्रिय कर दिया और एक पल में अपने घर लौट आया। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी नजर नंगे परिवेश पर घुमाई। तान जेन की आंखों में अचानक एक अवर्णनीय रोशनी उभर आई। वह जानता था कि इस क्षण से वह धन और जोखिम से भरे रास्ते पर कदम रखेगा। उसने खिड़की से बाहर देखा और पर्दा खींचकर बंद कर दिया। उसने बत्तियां जलाईं और वैकल्पिक दुनिया से अपने लाभ को छांटना शुरू कर दिया। सबसे पहले गिनती नकदी की थी। ये पुष्टि हो गई थी कि यह प्रचलन में वास्तविक धन था। कुल लगभग 480,000 युआन थे, जो 10 साल तक न खाने या पीने के बाद बचाए गए कुल वेतन के बराबर था। जिस शहर में वह रहता था, वहां ये पैसा एक अच्छा खासा घर खरीदने के लिए काफी था। फिर सोने और चांदी के आभूषण थे। तान जेन को इन चीजों के बाजार मूल्य के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने मोती जेड को चुनने और इसे एक तरफ रखने का फैसला किया। फिर उसने सोने को एक साथ वर्गीकृत किया और घर पर ईथर गैस की बोतल निकाली। सारा सोना पिघलाने के बाद उसने उसे एल्यूमिनियम और टाइटेनियम मिश्र धातु के खांचे से बने एक सांचे में डाला और सोने की छड़ों में डाल दिया। अपने सामने सोने की छड़ों के चमकदार ढेर को देखकर तान जेन का दिल उपलब्धि की भावना से भर गया।
सभी लाभों से निपटने के बाद तान जेन आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गई। हालांकि उसका मन उलझन में था। धन की उत्तेजना के कारण उसे नींद ही नहीं आती थी। धोने और सफाई करने के बाद टैंग जेन सोने की छड़ों के साथ घर से निकल गया और कार लेकर पास की सोने की दुकान में चला गया। पैदल यात्री सड़क के पास तान जेन रिचेज पॉन शॉप नामक एक दुकान में चला गया। अपनी इच्छित जानकारी मांगने के बाद उसने इसे यहाँ बेचने का निर्णय लिया। मूल्यांकन के बाद बिक्री हुई। टैंग जेन द्वारा बेचे गए सोने की शुद्धता बहुत अधिक थी और इसका वजन 1200 ग्राम से अधिक था। हालांकि कीमत ज्वेलरी स्टोर से काफी सस्ती थी, लेकिन कुल कीमत भी 320,000 के करीब थी। जब तान जेन ने पुष्टि की कि उसे और 300,000 प्राप्त हुए हैं, तो उसका दिमाग थोड़ा खाली था। कुछ ही दिनों में उन्हें लगभग 800,000 नकद प्राप्त हुए। ये निश्चित रूप से तान जेन के लिए एक खगोलीय आंकड़ा था, जो हमेशा समाज के निचले स्तर पर रहता था। बड़े लाभ लोगों को लड़ने और जोखिम लेने के लिए प्रेरणा थे। इस समय तान जेन निस्संदेह इस पैसे से स्तब्ध था। इससे जहां उसे झटका लगा, वहीं दूसरी दुनिया में जाकर अमीर बनने का उसका इरादा भी बेहद पक्का हो गया। निचले स्तर पर मौजूद छोटे लोगों के पास आमतौर पर कोई बड़े सपने नहीं होते। आमतौर पर वे पैसे से मजबूर थे और केवल आराम से रहना चाहते थे। स्तब्ध होकर गोल्डन पवेलियन से बाहर निकलते हुए तान जेन ने व्यस्त सड़क को देखा और पहली बार थोड़ा आत्मविश्वास और वीरता महसूस की। इस समय उसका दृढ़ विश्वास था कि वह एक दिन इस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बनेगा और अपनी इच्छानुसार जीवन जिएगा। थोड़ी देर के लिए अपनी कल्पना को उड़ान देने के बाद तान जेन अपने होश में लौट आया और यात्री स्टेशन के लिए एक कार ले ली और प्रांतीय राजधानी की ओर जाने की तैयारी करने लगा, जहां उसकी बहन पढ़ रही थी। उसने अपनी बहन के लिए पैसे तैयार किए थे। वह जानता था कि उसकी बहन सुंदर और समझदार है और वह कभी एक पैसा भी खर्च नहीं करेगी। उनके और उनकी बहन के बीच बहुत अच्छे संबंध थे और उनके दत्तक पिता के प्रति भी उनका रवैया वैसा ही था। हालांकि उनके दत्तक पिता ने भाई बहनों के विकास में बहुत प्रयास नहीं किया, फिर भी वे और उनकी बहन दूसरे पक्ष के ऋणी थे। इसलिए हल्की फुल्की शिकायतों के अलावा तान जेन ने कभी भी अपने दत्तक पिता से नफरत नहीं की। यहाँ तक कि उसने दूसरे पक्ष का कर्ज चुकाने में मदद करने के लिए पैसे कमाने के लिए भी कड़ी मेहनत की। उसकी बहन बचपन से ही ऐसे परिवार में पली बड़ी थी। वह स्पष्ट रूप से अपनी उम्र के बच्चों की तुलना में कहीं अधिक समझदार थी। वह परिवार को भी बहुत महत्व देती थी। परिवार पर दबाव कम करने के लिए तान जेन की बहन तान याजी ने बहुत पहले ही काम करना और पढ़ाई शुरू कर दी थी। उसके ग्रेड हमेशा शीर्ष पर रहे थे। तान जेन हमेशा अपनी बहन के प्रदर्शन पर ध्यान दे रहे थे। अब चूंकि उसमें इस कठिन परिस्थिति को बदलने की क्षमता है, तो वह स्वाभाविक रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा, भले ही उसे वह सब कुछ करना पड़े जो वह कर सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क करें टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 10.C10 एड्स बाय पब फ्यूचर। जू फैंग। तांग याजी जिस स्कूल में पढ़ती थी वह प्रांतीय राजधानी के केंद्र में स्थित था। यहाँ की एक एक इंच जमीन महंगी थी। सड़कें आलीशान दुकानों से भरी हुई थीं और खूबसूरत पुरुष और महिलाएं उनमें से गुजरते थे। कार में स्कूल जाते समय तान जेन ने हलचल भरे दृश्य और समय समय पर गुजरने वाली व्यस्त भीड़ को देखा और आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वैकल्पिक दुनिया से लौटने के बाद उनकी मानसिकता बदल गई थी। वह पहले से कम भ्रमित और अधिक आश्वस्त था। जब वह विश्वविद्यालय पहुंची, तान जेन की बहन तान याजी पहले से ही स्कूल के गेट पर काफी देर से इंतजार कर रही थी। वह भी अपने भाई के आने को लेकर काफी उत्साहित थी। जब वह छोटी थी तो उसका भाई उसका आदर्श था। उनकी नजर में उनके भाई के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। जब उसे धमकाया जाता था तो उसका भाई उसका गुस्सा निकालने में मदद करता था। भले ही उसे बहुत पीटा गया हो, उसे उस बुरे आदमी को हराना था जिसने उसे परेशान किया था। जब उसे अपनी पढ़ाई के दौरान किसी समस्या का सामना करना पड़ा, तो उसका भाई, जो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था, उसकी शंकाओं का समाधान करने में उसकी मदद करता था। जहां तक उनकी बात है, अपने परिवार के कारण वे विश्वविद्यालय भी नहीं गए। हाई स्कूल से स्नातक होने से पहले उन्होंने पैसा कमाने के लिए समाज में प्रवेश किया। तांग याजी को ऐसा भाई पाकर दिल से खुशी महसूस हुई जिसने बचपन से ही उसकी रक्षा की थी। हालांकि वह लंबे समय से जानती थी कि दोनों पक्षों के बीच कोई खून का रिश्ता नहीं था। तांग याजी और तांग जेन के बीच भाई बहन का रिश्ता था जो खून से कहीं अधिक गहरा था। साथ ही वे एक दूसरे को अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अस्तित्व मानते थे। टैंग याजी 1.72 मीटर लंबी थी और उसने हल्के रंग की जीन्स पहनी थी। उसका फिगर कोमल और सीधा था और जब वह सड़क के किनारे खड़ी होती थी तो वह राहगीरों का ध्यान आकर्षित करती थी। उसका फिगर अच्छा था, लुक अच्छा था, ग्रेड अच्छे थे और उसका व्यक्तित्व हंसमुख और उदार था। इन्हीं गौरवपूर्ण स्थितियों ने उसे वह लड़की बना दिया जिसका अनगिनत लड़के सपना देखते थे। हालांकि इस समय अनगिनत लड़कों के दिलों में ये देवी पूरी तरह से अपने सामने चल रहे युवक पर केंद्रित थी। उसके शांत और खूबसूरत चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। भाई, मैं यहाँ हूँ। तांग याजी ने अपना हाथ लहराया और 3 चरणों में तांग जेन की ओर दौड़ी।
उसने चंचलतापूर्वक तान जेन की बांह पकड़ ली और अजीब स्वर में पूछा, भाई, आप आमतौर पर इतने व्यस्त रहते हैं कि आप खुद को क्लोन करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। आज आप मुझसे मिलने के लिए स्वतंत्र क्यों हैं? तान जेन हंसे। उसने अपनी बहन की चमकती आंखों को देखा और सहज स्वर में कहा, मेरे लिए यही सही है कि मैं आऊं और अपनी बहन से मिलूं। मैं आपके जैसा षड्यंत्र सिद्धांतकार नहीं हूं जो हमेशा सोचता है कि हर किसी के कुछ गुप्त उद्देश्य होते हैं। तान याजी ने तान जेन की कमर पर चुटकी ली और गुस्से से चिल्लाया, और तुम अपने आप को भाई कहते हो? आपने वास्तव में अपनी बहन को एक षड्यंत्रकारी बताया। तुम पीटे जाने के पात्र हो। तान जेन हंसा और चकमा देते हुए जल्दबाजी में डरने का नाटक किया। उसने अपना हाथ उठाया और दया की भीख मांगी। दूसरी ओर टैंग जेन की शारीरिक फिटनेस से बहुत आश्चर्यचकित थी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके भाई की कमर की मांसपेशियां पहले की तुलना में बहुत मजबूत लग रही थी। हालांकि उसकी आंखें तुरंत धुंधली हो गईं। उनकी राय में ये घटना संभवतः तान जेन के शारीरिक श्रम के कारण हुई थी। उसने बिना किसी निशान के तान जेन के हाथों को पकड़ लिया और उसकी हथेलियों पर कठोर कॉलस ने उसके अनुमान की पुष्टि की। टैंग याजी ने इसे गलत समझा था। वास्तव में तान जेन ने खुद भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसका शरीर धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था। यदि कोई कारण पर गौर करे तो संभवतः इसका कारण ये था कि उसने अपने स्तर को ऊपर उठाने के लिए राक्षसों को मार डाला था। उनकी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार जब तक उन्होंने कुछ और राक्षसों को मार डाला तब तक उनका स्तर ऊपर हो जाएगा और उनके पास एक वयस्क की शक्तिशाली ताकत होगी। तान जेन इतना संवेदनशील था कि उसने अपनी बहन की नजर में बदलाव को महसूस किया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस पेड़ के नीचे बेंच पर चुपचाप बैठ गया और तांग याजी को एक बैंक कार्ड सौंप दिया। इस कार्ड में 300,000 युआन है। पासवर्ड आपका जन्मदिन है। एड्स बाय पब फ्यूचर। अपने हाथ में भरे बैंक कार्ड को देखते हुए तांग याजी की लंबी और निर्दोष भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। फिर उसने बेहद गंभीर स्वर में तांग जेन की ओर देखा। भाई, क्या हो रहा है? मैं एक उचित स्पष्टीकरण चाहता हूँ। वह लंबे समय से जानता था कि उसकी षड्यंत्रकारी बहन के पास ऐसा प्रश्न होगा, इसलिए तानजेन ने बहुत सरलता से उत्तर दिया, इस पैसे की उत्पत्ति में निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है, और मैं भी उन अपमानजनक चीजों को नहीं करूंगा। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस शांति से पढ़ाई करो। टैंग याजी धीरे से सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए चुप हो गई। उसने थोड़ी निराशा भरी आह भरी और बोली, भाई, दरअसल तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैंने अब लगभग पर्याप्त स्कूल फीस जमा कर ली है, और जल्द ही मैंने जो वेबसाइट स्थापित की है वह लाभदायक होगी। जब तक आप मुझे थोड़ा और समय देते हैं, मुझे पता है कि आप दृढ़ हैं, लेकिन मैं पिताजी का बकाया पैसा चुका दूंगा। कुछ भी बेवकूफी मत करो, नहीं तो मुझे बहुत दुख होगा। टैंग याजी को पता था कि टैंग जेन की वर्तमान नौकरी क्या है। यह ईंटें ढोने से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन अपने कर्जों का भुगतान करते हुए अपने लिए जीवन यापन का इतना खर्च जुटाने में सक्षम होने के कारण ये स्पष्ट रूप से उनके सामान्य आय मानक से बहुत अधिक हो गया था। उसकी चिंताएं अनुचित नहीं थीं। हालांकि टैंग याजी भी टैंग जेन के व्यक्तित्व को जानते थे। अगर उसने कुछ करने का मन बना लिया तो वह अंत तक उस पर कायम ही रहेगा। इसके अलावा जब से वह छोटी थी तब से तानजेन ने एक बार भी उससे झूठ नहीं बोला था, इसलिए उसके पास तानजेन द्वारा दी गई गंभीर गारंटी पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। हालांकि तांग याजी के दिल में हमेशा एक असहज डर रहता था, जिससे वह शांत नहीं हो पाती थी। तांग याजी की परेशान अभिव्यक्ति को देखकर तानजेन का दिल भी बेवजह खट्टा हो गया। कुछ शब्द उसकी जुबान पर थे, लेकिन वह उन्हें कह नहीं पा रहा था। उसने धीरे से अपने होंठ भींचे और तानजेन की चौड़ी हथेली ने सुयाजी के खूबसूरत बालों को छुआ और उसके माथे को सहलाया। तांग याजी को क्रोधित करने के बाद वह जोर से हंसा। तांग याजी ने शिकायत में अपने होठों को सिकोड़ लिया और तानजेन को जोर से चुटकी काटना शुरू कर दिया। उसी समय उसकी आंख के कोने से एक आंसू गिर पड़ा। 10 मिनट बाद तानजेन ने स्कूल छोड़ दिया। जब वह चला गया, तांग याजी ने पैसे की उत्पत्ति के बारे में नहीं पूछा। उसने बहुत गंभीर स्वर में उससे केवल इतना कहा, भाई, चाहे जब भी या कुछ भी हो, मुझे आशा है कि तुम्हें अब भी याद होगा कि तुम्हारी एक बहन है। वह आशा करती है कि आप अपना ख्याल रखेंगे और हमेशा खुश और सुरक्षित रहेंगे। तानजेन ने लगभग अपने दिल में उदासी को सहन किया और तांग याजी पर गहरी नजर डाली। फिर वह मुस्कुराया और अपनी बहन को अलविदा कहा। एक वैकल्पिक दुनिया की खोज करना घर खेलना नहीं था। इसमें निहित लाभ बहुत बड़े थे, लेकिन जोखिम भी उतना ही बड़ा था। किसी भी वक्त जान जाने का खतरा था। उसे नहीं पता था कि इस बार जाने के बाद उन दोनों को दोबारा मिलने का मौका मिलेगा या नहीं। लेकिन जो भी हो, इस समय उसका दिल पहले से ही शांत था। इस मजबूत रिश्तेदारी के साथ आने से उसे अब कोई पछतावा नहीं था। कार में घर लौटने के बाद तानजेन ने अपना सेल फोन निकाला। एक पल की झिझक के बाद उसने अपने सेल फोन संपर्क सूची से एक फोन नंबर निकाला, एक पल के लिए सोचा और कॉल किया। जिस संपर्क अधिकारी को उसने कॉल किया उसका नाम आश्चर्यजनक रूप से चेयरपर्सन ऑफ द ब्रोकन शूज था। फोन उठाया गया, लेकिन काट दिया गया। जब उसने दोबारा डायल किया तो फोन काट दिया गया। तानजेन का स्वभाव खराब था और वह फोन करती रहती थी। वह तब तक फोन करता रहना चाहता था जब तक दूसरा व्यक्ति फोन न उठा ले।
अचानक कॉल चली गई, लेकिन एक महिला की अजीब कराह स्पष्ट रूप से सुनाई दी। तभी एक आदमी गुस्से और कर्कश आवाज में गरजा, अरे तानजेन, इतनी जल्दी क्या है? क्या आप मेरे अच्छा महसूस करने तक इंतजार नहीं कर सकते? जब तानजेन ने रिसीवर से आवाज सुनी, तो वह कैसे नहीं समझ पाया कि दूसरी पार्टी क्या कर रही थी। उसने अपने होठों को थोड़ा मोड़ा और थूक दिया। दिन भर शादीशुदा औरतों को रिझाने के अलावा तुम और क्या जानते हो? मुझे लगता है कि आपको चेयरमैन कहना निश्चित रूप से आपके नाम के अनुरूप है। सामने वाले व्यक्ति ने तुरंत गर्व से उत्तर दिया, मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। दूसरी ओर आप ईर्ष्यालु और घृणास्पद बने रह सकते हैं। तानजेन हंसे, मुझे लगता है आपने गलत समझा है। मेरा मतलब है, आपको टूटे जूतों का चेयरमैन कहना आपकी प्रतिभा की बर्बादी है। आपको घटिया जूतों का राजकुमार कहा जाना चाहिए। कैसा है? क्या ये नाम उचित है? एड्स बाय पब फ्यूचर। अप्रत्याशित रूप से ये सुनकर दूसरे पक्ष को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय वह मुस्कुराया और आह भरी, तानजेन, तुम निश्चित रूप से मुझे अच्छी तरह से जानती हो। जिसके बारे में बोलते हुए आपने मुझे वर्षों से फोन नहीं किया है। इस बार तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? इस अध्याय के उपलब्ध होने का प्रारंभिक उदाहरण N0V3L बिन पर हुआ। अगर कुछ नहीं है तो क्या मैं कॉल नहीं कर सकता? धिक्कार है, बकवास बंद करो। मैं तुम्हें जानता हूँ। जैसे ही तानजेन ने बोलना समाप्त किया, उसने फोन के दूसरे छोर से तेजी से सांस लेने की आवाज सुनी, जिसके बाद एक महिला की चीख सुनाई दी। ये सुनकर तानजेन भौंचक्का रह गया। जैसे ही वह फोन रखने वाला था, उसे फोन से एक आवाज सुनाई दी, चलो 1 घंटे में शहर के दक्षिण चौराहे पर मिलते हैं, ठीक है? धिक्कार है, ये बव्वा। तानजेन ने गुस्से में फोन पर गाली दी, लेकिन वह बहुत असहज महसूस कर रहा था। जिस युवक को तानजेन ने घटिया राजकुमार कहा था उसका नाम जूफेंग था। वह भी एक अनाथ था और बिना घर के बड़ा हुआ था। शायद इसलिए कि वे दोनों अनाथ थे, वे दोनों बचपन से ही खेलते कूदते थे और उनके बीच बहुत करीबी रिश्ता था। बाद में तानजेन ने काम करने के लिए स्कूल छोड़ दिया। जू फैंग ने गैंगस्टरों के साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया। उन दोनों के बीच बातचीत कम होती गई। अंत में उन्होंने कुछ वर्षों तक एक दूसरे से संपर्क नहीं किया। प्रारंभ में तानजेन ने सोचा कि वह और जू फैंग दो अलग अलग लोग थे और भविष्य में उनके बीच कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन देखने में तो इस दुनिया में कुछ भी पूर्ण नहीं था, केवल इच्छाधारी सोच और आत्मधोखा था। 1 घंटे बाद शहर के दक्षिण में चौक पर तानजेन 10 मिनट से अधिक समय पहले पहुंची और बोरियत से इधर उधर देखने लगी। एक ऑफ रोड वाहन अचानक स्तब्ध तानजेन के सामने रुक गया। खिड़की नीचे झुकी और चांदी के बाल और धूप का चश्मा पहने एक सुंदर आदमी ने अपना सिर बाहर निकाला। इस व्यक्ति ने तानजेन की ओर आलसे से लहराया। ये देखने के बाद कि तानजेन ने जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर दिया, सुंदर आदमी ने कार की सीट के पास से मिनरल वाटर की एक बोतल खींची और उस पर फेंक दी। लानत है! तानजेन ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया और पलट गई। उसने आश्चर्य से सुंदर आदमी की ओर देखा और आह भरी, ओह, मैंने तुम्हें कुछ सालों में नहीं देखा है, लेकिन तुम वास्तव में एक महिला के पेट पर नहीं मरे। इसके बजाय आप अधिक से अधिक ऊर्जावान होते जा रहे हैं। स्वर्ग सचमुच अंधा है। सुंदर आदमी ने तिरस्कार से अपने होंठ सिकोड़ लिए। वह कार से बाहर कूद गया और तानजेन को 2 बार आकार दिया। अचानक वह हंसा और बोला, हे, मैंने सुना है कि तुम्हारा पालक पिता पैसे लेकर भाग गया है। क्यों? किसी का कर्ज चुकाना अच्छा नहीं लगता ना? तानजेन की अभिव्यक्ति गहरी हो गई और उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। ये देखकर जू फैंग ने तानजेन के कंधे पर मुक्का मारा और उसे सांत्वना दी। यह कोई बड़ी बात नहीं है। तुम मेरा अनुसरण क्यों नहीं करते? मैं गारंटी देता हूँ कि आप 3 साल से भी कम समय में अपना कर्ज चुका देंगे और फिर भी आपके पास अतिरिक्त रकम बची रहेगी। भूल जाओ, जो तुम करते हो मैं वह नहीं कर सकता। हास्यास्पद, मैं तुम्हें एक अव्वल दर्जे की लड़की से क्यों नहीं मिलवाता? चिंता मत करो, वह निश्चित रूप से साफ है। यह आपको उस षड्यंत्रकारी फैंग युजिया के बारे में हमेशा सोचने से भी बचाएगा। तानजेन ने अपने होठों को मोड़ा और तिरस्कारपूर्वक कहा, धन्यवाद। मैं आपके जैसा नहीं हूँ। मुझे वह प्रकार पसंद नहीं है। जहाँ तक फैंग युजिया की बात है, मैंने पहले ही हार मान ली है। जू फैंग ने व्यंग्य किया और अपना सिर झुका लिया। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते कि मुझे उन अपरिपक्व महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, यह अच्छा है कि आपने हार मान ली है। आइए अब अपनी परेशानियों के बारे में बात न करें। बताओ, तुम क्यों मिलना चाहते थे? तानजेन ने अपनी पिछली निराशा को दूर किया और चारों ओर देखा। उसने धीरे से कहा, मुझे एक पिस्तौल और कुछ गोलियां दिलाने में मदद करो। जू फैंग स्तब्ध रह गया और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसकी मूल रूप से संकीर्ण आड़ू फूल वाली आंखें तुरंत खुल गईं। तुम वह चीज क्यों चाहते हो? मुझे मत बताओ कि तुम फैंग युजिया के प्रेमी को मारना चाहते हो। मैं आपको बता दूं, इस तरह की किसी चीज में शामिल न हूं। मेरी इस बारे में बात खत्म हो गई है। मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क करें टॉस साइट में दान करें।